अच्छा जी, हमने जो है फ्रॉड का चैप्टर शुरू किया हुआ था और मैंने आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताई थी, उसमें से एक एक करके रिकॉल कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकेंडरी। हमें ये देखना होता है कि अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड किस तरीके से हो सकती है। ऐसा ही है, हमें ये देखना। थोड़ा पीछे हो जाना जानी, वरना ये हिल गया ना मसला हो जाएगा। आगे, थैंक यू, बस सही है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि भाई हमें पंचायत इसलिए होती है क्योंकि जब हम एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, तो उसमें हमें कुछ रिस्क पता लगते हैं, जिसमें से वन ऑफ द रिस्क एक होता है फ्रॉड रिस्क भी। तो हमने कहा था कि भाई अगर आपको फ्रॉड के रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, सिर्फ मकसद ये है कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं हुई जो कि मुझे पता ना लगे। वो एंगल को कवर करने के लिए मैं रिस्क असेसमेंट करता हूँ। किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? फ्रॉड को, जिसको हम कहते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फिर मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आप फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप डिस्कशन करेंगे अमंग द इंगेजमेंट टीम। ऐसा ही है समील, डिस्कशन अमंग द इंगेजमेंट टीम में फ़ायदा क्या है? सही है, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ चांस टू शेयर दियर इनसाइट्स कि मसला कहाँ कहाँ फ्रॉड की वजह से हो सकता है, यानी जो एरिया ससेप्टेबल टू फ्रॉड है वो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, वो बात भी हम ऐसे ही नहीं कर रहे होते हैं, किसी बेस पे कर रहे होते हैं। वो बेसिस होती है आपकी जजमेंट, आपका अंदाज़ा। हम ये कहते हैं कि जब हम किसी ऐसे इदारे पे ऑडिट पे गए जहाँ पे हाई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं? यस, हाई एस्टिमेट्स पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, बिल्कुल। अच्छा, फिर हमने कहा था कि भाई आप जब फ्रॉड की आपस में डिस्कशन करते हैं, उसके साथ साथ आप अपने टीम मेंबर्स को अवेयर करते हैं कि आपने चौकन्ने रहना है, अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को बरकरार रखना है कुछ हालात वाक़यात के लिए। वो हालात वाक़यात भी हम डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में मैंने आपको कुछ सिखा दिए थे। पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये था, नहीं, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। देखो, इंसेंटिव की वजह से फ्रॉड होता है, प्रेशर की वजह से फ्रॉड होता है, और तीसरा अपॉर्चुनिटी की वजह से फ्रॉड होता है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी यूजुअली तब आती है जब आपके पास कंट्रोल्स गायब हो। जब कंट्रोल नहीं होंगे तो वो अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं क्या कमिट कर लूँगा? फ्रॉड, क्योंकि आपने मौका दिया तो फ्रॉड हो जाएगा वहाँ पे। कहने का मतलब है आपने नज़र रखनी है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जरा ये देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट का बोनस डिपेंड करता है, लिंक्ड है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, तो क्या ये एक अंदेशा है कि फ्रॉड हो सकता है? क्योंकि मैनेजमेंट के पास क्या होगा? इंसेंटिव होगा टू कमिट फ्रॉड। तो हमने लिखने का तरीका भी मैंने डिस्कस किया, सिचुएशन उठाएंगे, लिंक करेंगे, बोलेंगे इंसेंटिव, जिस वजह से ये क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड, क्योंकि आप अभी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ मसले हो सकते हैं। अच्छा, आपने देखा अचानक से फेवरेबली मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स को अपने बेनिफिट में यूज़ कर लिया, यानी पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रहा था कोई 5 मिलियन का, अब आ रहा है 5 लाख रुपए का। क्या ये सिग्निफिकेंट चेंज है? क्या ये अंदेशा है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है? भाई हो सकता है कि रिकवरी हो गई हो। मैंने ऐसे 10 क्लाइंट देखे जहाँ पे वाकई में रिकवरी हो गई, तो प्रोविजन क्या हो गया? तो भाई रिवर्स हो सकता है, बट क्या ये निशानदेही तो है ना कि फ्रॉड यहाँ पे हो सकता है। 2 बातें बताई मैंने कहा, कंपनी अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जा रही है, IPO में, और ऐसी बात है लिस्टिंग होने जा रही है, तो क्या वो अपने रिजल्ट्स अच्छे बताएगी, बुरे बताएगी? कंपनी को लोन चाहिए, तो ये सारे फैक्टर्स ये मतलब आपको अंदेशा दे रहे होते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। और फिर सबसे बड़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है आपका मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। क्या इसको कैसे केटर करते हैं वो अभी मैं आगे सिखाता हूँ। पहले बताओ, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्लियर है? चलें, आप चले जाते हैं फिर मैनेजमेंट के पास। मैंने डिस्कशन की थी। हसन, मैनेजमेंट से क्या पूछना है सबसे पहले? नहीं रिस्क असेसमेंट क्या है? नहीं, पहले इसने सही बोला। पहले आप पूछते हैं मैनेजमेंट से कि आपकी असेसमेंट रिगार्डिंग फ्रॉड क्या है, आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है। ये आपकी असेसमेंट, जैसे हम रिस्क असेस करते हैं वैसे मैनेजमेंट भी कर रही होती है। और मैंने इसकी लॉजिक भी दी थी कि सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मैनेजमेंट होती है ये मालूम करने के लिए कि फ्रॉड कहाँ
हो सकता है, क्योंकि उसके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज है बिजनेस की, क्योंकि वो डे इन डे आउट उसका बिजनेस है, तो उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे इशू हो सकता है, यहाँ पे इशू हो सकता है, यहाँ पे इशू हो सकता है। तो हम उससे पूछ लेते हैं उनकी इंसाइट्स लेने के लिए, ताकि मैं ऑडिट के वक्त वहाँ पर ध्यान रखूँ कि कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ड्यू टू फ्रॉड। दूसरा केस, मैंने कहा चले भाई आपकी असेसमेंट तो अपनी जगह, अब असेसमेंट करके कुछ काम करते हो, कोई प्रोसीजर है, प्रोसेस है फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का, तो 2-3 एग्जांपल्स दे दो, प्रोसीजर क्या हो सकते हैं। आप कहें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो क्वार्टरली, माहाना, 15 दिन में किसी किसी डिपार्टमेंट को पिक करके क्या करता है, ऑडिट करता है, और वो ऑडिट करके जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं वो किसको बताता है, ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी किसको बताती है, दोष जावेद गवर्नेंस को। तो बीच में सीईओ कहाँ गया, उसी को बताएंगे तो वो तो बोलेगा थैंक यू सो मच, हम सही कर लेंगे। सही है, तो ये वाली बात हो गई। आगे क्या विसिल ब्लोइंग प्रोसीजर था और नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स थे, ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं, ये प्रोसेस होता है जो कि ये प्रोसेस के बाद ये आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई क्या फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। फिर तीसरा सवाल करता हूँ जो कि रुक गया था हम यहाँ पे। तीसरा सवाल मैं ये करता हूँ, इस प्रोसेस के बाद क्या आपको कोई फ्रॉड दिखा। तीसरे सवाल में क्या करता हूँ मैं इसको, इस प्रोसेस के बाद क्या आपको कोई फ्रॉड मिला या दिखा। अगर मिला या दिखा, क्या आपने ये बात दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट की है। ऐसा ही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको पता लगा, पर इसकी गवर्नेंस का जिम्मेदार कौन है। तो हम उनसे पूछेंगे क्या आपने उनको बताई ये बात कि ये फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। ये मेरे सवालात हैं। अच्छा, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ सवाल, आपका सवाल ये भी होना चाहिए, इसलिए दोस्त चार्ज, यही सवाल होना चाहिए ना कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताया क्यों पूछ रहा हूँ मैं। अगर आपको एक फ्रॉड पता लगा, सही है, आप तो दबा के बैठ जाओगे, इमीडिएटली आपको किसको कम बताना है ये, क्योंकि आपके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो देखेगा ना इसकी रेमेडियल एक्शंस क्या हैं। आप खुद ही अगर समझ के बैठ गए हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ पता है, ये फ्रॉड हो चुका है, तो इसको सही करने के लिए एक्शंस कौन लेगी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसको पता होना चाहिए। अगर आपको सवाल के जवाब में ये मिला ना यार हमने उनको तो नहीं बताया, अच्छा उनको ना बताया तो हो सकता है कि भाई छोटी सी फ्रॉड हो, तो उन्होंने कहा यार उनकी नॉलेज में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा भाई नहीं भाई, उनकी नॉलेज में है या नहीं, अगर नॉलेज में नहीं होना तो आपका फिर फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऊपर चला जाता है कि मैनेजमेंट को पता होते हुए भी वो ऊपर नहीं बता रहे। नहीं तो मैनेजमेंट देखो हायरार्की पे डिपेंड करता है ना। अगर एक बंदे को फ्रॉड का पता लगा है सीईओ को, तो सीईओ बताएगा, सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बताए कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है। वन ऑफ देम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई फ्रॉड एज वेल, तो वो उनको बताना है, क्योंकि गवर्नेंस कौन करता है। देखो अगर तुमने ये जिम्मा उसी को दे दिया जो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करता है, तो कभी भी गवर्नेंस सही नहीं हो सकती। तो आपने हमेशा ये बात कहाँ तक पहुँचानी है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस तक। ये हो गया। फिर हमने एक और चीज़ सीखी थी, हाँ तो वो एक्शंस बताएगा ना उसको, वो बोलेगा भाई कंट्रोल, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आगे सुनिएगा फोकस के साथ। ये सारी चीज़ें करने के बाद एक और चीज़ थी मुझे याद आ रही है इसमें, क्या थी वो, कि कंपनी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को अपना कोड ऑफ कंडक्ट डिसेमिनेट करती है नहीं करती। ये बातें तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास ओपन बुक एग्जाम नहीं है, दिस इज नॉट सीफैप कि आप बुक खोलोगे और आपने वहाँ से लिखना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी याद रखना होता है। अगेन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे एक और प्रोसीजर था मैनेजमेंट की इंक्वायरीज में। वो पूछे भाई मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्या क्या करोगे, तो आप ये मैनेजमेंट से पूछोगे क्या आपने टोन सेट की है, क्या आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं कि इस तरीके से बिहेव करना है। तो अगर वो कोड, जब फॉर एग्जांपल मैं ईवाई में भी हूँ ना अभी, तो जाहिर सी बात है मैं तो फर्म की तरफ से हूँ, मैं कंपनी नहीं हूँ, तो हमें भी ये बताया जाता है कि आपने एथिकली काम करना है, आपने कोड ऑफ एथिक्स को ब्रीच, ये किसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ईवाई का। ऐसे ही कंपनीज बताती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपने फ्रॉड नहीं करना, आपने एंट्रीज देख के पार्क करनी है, कोई आप पे अनड्यू प्रेशर डाले आपने विसल ब्लोइंग प्रोसीजर कर देना है। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप अगेन एंड अगेन याद ध्यान ही करेंगे तो वो कभी भी भूलेंगे नहीं, और अवेयर रहेंगे इस बात से कि यार देयर आर समवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग अस और हम उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। पर अगेन अगर आप ये कल्चर ही डेवलप नहीं करेंगे तो क्या ये काम करेगा, नहीं। तो कल्चर डेवलप होना चाहिए। ये तो हो गया आज तक का रिवीजन जो कि हमने किया था इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हम पहुँच जाएंगे मुंह उठा के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। किसके पास, अच्छा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास में जाके सबसे पहला सवाल ये करूँगा, क्या आपको कोई फ्रॉड पता लगा जो कि मैनेजमेंट ने आपको बताया है। ये पता है क्यों सवाल कर रहा हूँ, उससे बात समझिएगा।
ताकि कोलैबोरेट कर लूँ। हो सकता है, अच्छा बाज़ औक़ात हम जब डायरेक्टर से मीटिंग कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें हमें मैनेजमेंट नहीं बता रही होती, डायरेक्टर खुद बता देते हैं, क्योंकि उनके पास तो जाहिर सी बात है गवर्नेंस है, तो उनके पास वो तो नज़र रख रहे होते हैं ना हर चीज़ के ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट तो ये बता रही थी कि ये हुआ है, बोलते नहीं नहीं ये इसका मतलब ये है। तो क्या कोलैबोरेट करने के लिए आप उनसे भी सवाल करेंगे वापस, हाँ या नहीं? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट असेसमेंट, ये तो मैनेजमेंट का हो गया, ये रहा। अनलेस ऑल ऑफ द, देखो इसकी भी मतलब समझ लो, लिखा हुआ है अनलेस ऑल ऑफ द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, यानी अगर मैं कहूँ कि जो कंपनी को चला रहे हैं वही दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, तो क्या ये वाली इंक्वायरी वापस होगी? नहीं। हाँ अगर मैनेजमेंट, अच्छा ये कब होता है? जब ओनर ही कंपनी को चला रहा हो, जब ओनर ही, तो जब ओनर ही कंपनी को चला रहा होगा तो आप मुझे एक बात बताएं, तो ये दूसरी इंक्वायरी तो बनती नहीं है ना, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वही मैनेजमेंट है, तो फिर दूसरा स्टेप आता ही नहीं है। जो पूछना है आपने उसी से पूछना है। क्लैरिटी है? आगे हमने कहा था ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। अब देखो लिंक करके चलते हैं, ऊपर लिखा हुआ था, हमने पूछा था मैनेजमेंट से आपका प्रोसेस क्या फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन का, असेसमेंट का नहीं, आइडेंटिफिकेशन। असेसमेंट तो हो चुकी है, अब अपना प्रोसेस बताएं। हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जो प्रोसेस लगाया हुआ है आप उस पर नजर कैसे रखते हैं? वो पता है क्या जवाब देगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट करता है? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी किसको बताती है? दिस इज माय प्रोसेस टू मॉनिटर, दिस इज माय प्रोसेस टू मॉनिटर। अच्छा अगर जवाब दे दे, तुम लोग बताना मुझे, अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ये कहे कि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो फिर ऐसी बात है कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है। इंटरनल कंट्रोल में याद आ रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट में मैंने आपको ये कहा था ना, वहाँ पे ये सिखाया था कि जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वो रेगुलरली मिलते हैं, 4 बार मीटिंग करते हैं, 5 बार मीटिंग करते हैं, नजर रखते हैं, तो ये शो करता है कि भाई हमारी कमिटमेंट है कॉम्पिटेंस पे, हमारी कमिटमेंट है कि हमने एक एनवायरनमेंट को क्या रखना है, अच्छा रखना है, ताकि टोन सेट हो जाए। टोन एट द टॉप सेट होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कीप ऑन आस्किंग ऑडिट कमेटी भाईजान बताओ क्या हुआ, रिपोर्ट आई नहीं आई इंटरनल ऑडिटर की, तो वो किससे पूछेंगे? इंटरनल ऑडिटर से। इंटरनल ऑडिटर जल्दी काम करेंगे, तो ये साइकिल यूं चलती है। बात समझ आ रही है? तो क्या है, सबसे पहले आप जब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाएंगे क्या बोलेंगे उसको कि भाईजान आपका प्रोसेस को मॉनिटर करने का तरीकाकार क्या है? अच्छा उस प्रोसेस से क्या आपको कोई फ्रॉड बताया? किसने? मैनेजमेंट ने। ये सिर्फ किस लिए कर रहा हूँ? कोलैबोरेट करने के लिए, डबल चेक करने के लिए कि क्या कोई चीज़ उसने मुझे ऐसा तो नहीं बताई हो और यहाँ से पता लग जाए। अगेन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता लग जाए कि फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ हो सकती है। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लिंक करता हूँ ताकि मज़ा आए। हमें ये पता लगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कि हाँ यार एक फ्रॉड की रिपोर्टिंग की थी, ऑडिट कमेटी के ज़रिए हमारे पास आई थी। हुआ ये था कि हमारी जो पेरोल प्रोसेसिंग की आईटी एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर किसी ने जाके सैलरी की अमाउंट को क्या कर लिया था? चेंज कर लिया था, तो वो सैलरी प्रोसेसिंग भी हो गई। ये किसने बताया? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने। अच्छा इसको बताने से फ्रॉड तो हो चुका है ना, फ्रॉड तो हो चुका है। अब मेरे 2 काम होंगे, ये देखना होगा उस एप्लीकेशन पे कि मेरा रिस्क क्या हो गया। आपको क्या लगता है वहाँ पे मैं काम कम करूँगा या ज़्यादा? सैंपल कम होगा या ज़्यादा? ज़्यादा। और स्पेसिफिकली क्या ये आईटी कंट्रोल चेक करूँगा कि उसमें जो चेंज करने के राइट्स हैं किसी और के पास तो नहीं है। अब तुम खुद देखो यार, मैं रेदर देन इतना दिमाग लगाता, एक एक चीज़ को चेक करता, मुझे वहीं से पता लग गया यार इस एप्लीकेशन में मसला है, तो मेरा उस एरिया पे फोकस क्या हो गया? लॉजिकल बात है, मुझे पता है कि वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस फिर हो सकते हैं क्योंकि ये वीकेंड सिचुएशन है या पोजीशन है वहाँ पे। एक और चीज़, मैं एक और सवाल करता हूँ जो तुम्हें हाई लेवल बात बता रहा हूँ, फिर मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बोलता हूँ भाईजान मुझे ये बताओ आपने रेमीडियल एक्शन क्या लिया? कौन सा एक्शन? अच्छा रेमीडियल एक्शन के मतलब 2 हैं। आपने क्या पैसे की रिकवरी की? अगर जवाब आता है नहीं यार हमने रिसीवेबल बुक किया, मैं बोलूँगा भाईजान वो भी ओवरस्टेटेड हटाओ। एसेट कब बुक होता है? जब वर्चुअली सर्टेन हो। एसेट कब बुक होता है? अब यहाँ से IFRS को कनेक्ट करो, तो ये सारी बातें तुम्हें यहाँ से पता लगती हैं कि यार तुम जब कह रहे हो तो तुमने रिकवरी की, उसने बोला रिकवरी नहीं किया, रिसीवेबल बुक किया हुआ, तो हम वहीं पकड़ लेंगे, रिसीवेबल तो होना ही नहीं चाहिए अनलेस के तुम्हें पक्का पता हो कि तुम्हें क्या मिलना है, पैसे मिलने हैं।
पहले तो बात समझ आती है। दूसरा केस हमने कहा रेमीडियल एक्शन तो एक ये हो गया ना कि पैसे की रिकवरी। दूसरा रेमीडियल एक्शन आपको पता लगा जब ये वहाँ पे ग्लिच है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर, ये बताओ उसका रूट कॉज क्या था, उसका रूट कॉज क्या था। अब रूट कॉज की बातें बता रहा हूँ जो कि हाई लेवल है। रूट कॉज ये हो सकता है कि उन्होंने एक्सेस राइट्स लिमिटेड नहीं किए होंगे। एक्सेस राइट्स मैंने जब पूछा उसने बोला ये एक्सेस राइट्स लिमिटेड नहीं थे, कोई भी एंट्री कर सकता था। तो मैंने कहा भाईजान अब उस पर हुआ क्या, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। उसने बोला अब एक्सेस राइट्स हैव बीन गिवन टू द हेड ऑफ एचआर ओनली। क्या ये कंट्रोल में रेमीडियल एक्शन लिया गया? अच्छा, अब जब मैं इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करूंगा तो क्या इसको स्पेसिफिकली नजर रखूंगा? तो ये सारी बातें आपको फ्रॉड की वजह से पता लगती है ना कि भाई यहाँ फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकता है, हाउ एंड वेयर द फ्रॉड कैन अकर। पर ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है? आपस की डिस्कशन से, मैनेजमेंट से इंक्वायरी से और दो शावेर गवर्नेंस की इंक्वायरी से। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये मैंने पूरी तुम्हें कहानी बता दी जो यूजुअली हम देख भी रहे होते हैं। यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है समील? क्लियर है? ओके आगे। अच्छा भाई, इसके बाद ये जब कहानी हमने कर ली, अब हम पहुंच जाएंगे किसके पास? इंटरनल ऑडिटर के पास। अच्छा अब बात समझिएगा, चेन क्या चली है? चेन ये चली है कि पहले किसके पास गए, फिर किसके पास? अच्छा अब इंटरनल ऑडिटर से मिलने से क्या मुझे मैनेजमेंट मना कर सकती है? क्यों? हमने कहा था कि मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए हर उस बंदे से मिलने का इंटारे में जिससे मैं चाहूंगा जो रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। सीधी सी बात है। अब सुनिएगा, जब मैं गया इंटरनल ऑडिटर के पास तो मैं उसको बोलूंगा भाईजान आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इंटरनल ऑडिट वाले भाई साहब फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए? अच्छा, इंटरनल ऑडिटर भी तो आपसे ज़्यादा पूरे साल बैठा हुआ है, ये तो बात आपको पता है ना, वो पूरे साल बैठा हुआ होता है। तो आप पहले उससे पूछते हैं, आप बीइंग एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मुझे ये बताएं कि आपने पूरा साल क्या किया फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके प्रोसीजर क्या होते हैं। वो आपको पूरी कहानी बताएगा कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट का ऑडिट करता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का ऑडिट करता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का ऑडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ ऑडिट तो करते हो क्या ऐसी हवा में या रिस्क के बेस के ऊपर? वो कहेगा रिस्क के बेस के ऊपर मैनेजमेंट हमें बताती है कि यहाँ ये इशू हो सकता है और हमारी अपनी रिस्क असेसमेंट भी होती है। मैं बोलूँगा बस ये सुनना था, प्लीज़ शेयर करें आपकी रिस्क असेसमेंट। क्या उसकी रिस्क असेसमेंट मैं अपनी रिस्क असेसमेंट में यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा अब मैंने आपको 610 का लेक्चर भी दिया था इंटरनल ऑडिट का। एक काम तो वो था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ, तो हाँ, या तो डायरेक्ट असिस्टेंस हो जाएगी। मैं यहाँ पे उसके काम को देख के खाली अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि भाई क्या वो जो मुझे कह रहा है क्या उसका सेंस बनता है या नहीं बनता है, क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है या नहीं है। वो सारी बातें अपनी जगह हैं। खैर मैंने उससे पूछा कि भाईजान आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या, आपने कहाँ कहाँ ऑडिट किया, आपको कहाँ कहाँ फ्रॉड मिला, अगर तो मिला है प्लीज़ अपनी रिपोर्ट शेयर कर दें। अच्छा वो जो रिपोर्ट मुझसे शेयर कर रहा है ना, दो अलग बातें हैं, बात समझिएगा। जो मुझसे रिपोर्ट शेयर कर रहा है ना, वो जो मुझे इस पूरे साल की जो रिपोर्ट देगा उसको मैं रीड करूंगा, उसको मैं, अब दो अलग बातें हैं, मैं उसके काम को एज ए एविडेंस लूं या उसके काम को रीड करके रिस्क असेसमेंट करूं, दो अलग बातें हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, उसके काम को यूज नहीं कर रहा, उसके काम को देख के बस रिस्क असेस कर रहा हूं कि उसने जो रिस्क देखे हैं क्या मुझे उससे कोई एडिशनल चीज मिलती है या नहीं मिलती। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं उस एरिया को ऑडिट ही नहीं कर रहा क्योंकि उसने काम किया हुआ है। वो किस जुमरे में आता है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं उसके काम को यूज नहीं कर रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ उसके काम को लेके, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को लेके ये देख रहा हूँ कि मेरी रिस्क असेसमेंट जो थी क्या उसने कोई एडिशनल चीजें बताई हुई हैं, उसको अपने पास रख के मजीद अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा। मैं उसके काम को हरगिज यूज नहीं कर रहा। उसके काम को यूज करने का मतलब क्या है? उसने लेट से इसी एग्जाम्पल में एचआर की एप्लीकेशन के ऊपर काम किया हुआ था, कंट्रोल्स भी टेस्ट किए हुए थे। अगर मैं उसका काम यूज करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा उसने कंट्रोल टेस्ट कर लिया था, मैं कंट्रोल को टेस्ट नहीं कर रहा, उसके काम को रिव्यू भी कर लिया। ये हो गया यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। पर क्या यहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा हूँ या रिस्क असेसमेंट में उसकी डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहा हूँ? बस दैट्स इट। मुझे लगता है सही है, नहीं लगता मैं नहीं करूंगा, सिर्फ रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, उसके काम को यूज नहीं कर रहा। उसने जो रिस्क असेसमेंट की हुई है, इंक्वायरी की, ऐसे तो मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट से भी इंक्वायरी कर रहे हो तो वो भी उसकी इंक्वायरी को अपने रिस्क असेसमेंट में यूज कर रहे हो ना। इसका ये तो मतलब नहीं है मैनेजमेंट के काम को यूज कर रहे हो।
दोनों में फर्क समझ आता है? अब खाली 2-3 चीजें रीड करूं फिर सवाल लूंगा। इधर यू में आस्क प्रोसीजर परफॉर्म बाय देम टू डिटेक्ट फ्रॉड, ये वाली बात समझ आती है। दूसरा, यू में आस्क एनी फ्रॉड आइडेंटिफाइड बाय देम। तीसरा, यू आस्क देम टू प्रोवाइड देयर रिपोर्ट्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो तुम उससे उसकी रिपोर्ट ले रहे हो तो क्या उसके ऊपर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, या सिर्फ उसकी रिपोर्ट को रीड करके रिस्क निकाल रहे हो? रिस्क निकाल रहे हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं कर रहा कुछ भी। उसके काम को यूज करना और उसकी रिपोर्ट को यूज करके रिस्क निकालना एक अलग अलग बात है। यहां तक क्लैरिटी है? आगे, यू में आस्क दियर रिस्क असेसमेंट दैट व्हाई दे थिंक अबाउट वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू बी मिसस्टेटेड। यानी वही आप उससे पूछ रहे हो जो आपने मैनेजमेंट से पूछा था, आप बताएं कि आपकी रिस्क असेसमेंट में आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है। वो कहेगा यार क्योंकि देखो वहाँ पे कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है मैंने अब तक कंट्रोल की असेसमेंट ना की हो। फॉर एग्जांपल मेरा PDCL का पहला ऑडिट था इस साल, हाफ ईयर करने का था। हाफ ईयर का मतलब है रिव्यू, 6 महीने में कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रिस्क देखना था तो क्या मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? यस। अब बात समझिएगा, मुझे मिला क्या वहाँ से, एक चीज़ सुनना। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट किया हुआ था ऑडिट कमेटी को कि XYZ कंपनी की CWIP में अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अभी भी मिलियन रुपीस के एसेट्स पड़े हुए हैं जबकि वो यूज हो रहे हैं। उसको डेप्रिशिएट होना चाहिए था, वो कहाँ पड़े हुए हैं? अच्छा, अब ये बात क्या मैं एज अ हेल्प यूज कर सकता हूँ? यस। अब मैं एक बेवकूफ़ी करता, मैं CWIP खोलता, खुद बैठता, जाके ऑडिट करता तो मुझे पता लगता। क्या ये बात मुझे पहले ही पता लग गई? हाँ या नहीं? क्या ये बात पहले ही पता लग गई? अब जब मैं ऑडिट करूंगा मेरे दिमाग में एक चीज होगी कि CWIP में मसले हैं। ये लोग करते ही हैं कि CWIP से एक PPE जो कंप्लीट होता है तो निकाल के कहाँ नहीं डालते हैं? PPE में, और उसको डेप्रिशिएट। अगेन मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या ये रिस्क मैंने निकाला या ये मुझे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से पता लगा? दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिज रिपोर्ट्स। मुझे ऑटोमेटिकली पता लगता है। तो मेरे रिस्क में एक और रिस्क जुड़ जाएगा कि इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ PPE। कौन सा रिस्क? इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ PPE। तो क्या ये मैंने एनालिटिकल से निकाला है? क्या ये मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से निकाला है या इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से निकाला है? रिपोर्ट से निकाला। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि उसकी रिपोर्ट्स को रीड करना बड़ा लाजमी होता है। आपको वहां से रिस्क मिलते हैं। जैसे मैंने CWIP का आपको बताया और ये वाकई था वहाँ पे। जब हमने मैनेजमेंट को कहा तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ यार ये अभी हम सही कर लेंगे। मैंने कहा सही नहीं करेंगे, अभी आपने करना होगा। आपके जितने भी CWIP में PPE पड़े हैं उसको निकाल के कहाँ लाओ? PPE में, और उसको क्या करो? डेप्रिशिएट करो। चलो अब तुमसे एक और बात पूछता हूँ। अब जब मैं एनुअल पे वापस पे ऑडिट पे जाऊँगा तो आपको क्या लगता है मेरा फोकस एरिया CWIP होगा? क्यों? ये पहले से ही पता है। अब मैं इतनी लंबी करूँ कि मैं सैंपल और CWIP सेलेक्ट करूं और मैं देखूं उसमें से कैपिटलाइजेशन होनी नहीं चाहिए, तो मैं अभी ही फौरन से CWIP के एक्सटेंड को बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे रिस्क पता ही नहीं था ना। तो मुझे पता कहाँ से लगा? इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट से। जब आपने इंस्पेक्शन की, इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स की, यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसी के ऊपर एक पेंशन का केस ले लो। इंटरनल ऑडिटर कह रहा है कि आप ये केस हार चुके हैं, तो मैं किसी लीगल कंसल्टेंट से पूछने के बजाय मैं इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को देख के बोल रहा हूँ यार वो तो आपका अपना बंदा कह रहा है कि केस हार चुके हो। अच्छा, क्या इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम मैनेजमेंट? फ्रॉम मैनेजमेंट होता है, पर कंपनी से इंडिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का जो हेड है वो CEO का दोस्त है, तो है थ्रेड है, क्या उसके काम को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? इंडिपेंडेंस। अगर तुम लोगों ने तमीज से याद किया हो ना, ये जो मैं तुम्हें आइजा दिया था 610, उस 610 के अंदर एक बात बखूबी लिखी हुई है। वो क्या है, जरा उसकी बात कर लेते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चर हुई है। अगर उसकी कोई इंडिपेंडेंस के मसले हैं तो आप उसका काम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात बताओ, ये रिवाइज भी हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बंदे अगर BCom पास हैं तो कॉम्पिटेंस नहीं है तो क्या उसके काम को यूज करेंगे? नहीं कर सकते। पहले बताओ, दोनों बातें क्लियर हैं? समीर अब सवाल पूछो। अभी हम ये
हाँ हमने इससे पूछा कि तुम्हें कहाँ का रिस्क लगता है, अगर वो बताए कोई एडिशन चीज़ होती है तो हमने ऐड कर लिया अपने जो चैप्टर में मना किया हुआ है कि रिस्क असेस यानी वे बातें नहीं 1 मिनट, सॉरी आप बोलो। असेसमेंट में यूज़ नहीं, जो चैप्टर 610 में लिखा हुआ है ना कि असेसमेंट और रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हम। ये कहाँ लिखा हुआ है? दिखाओ। नहीं पूरा पढ़ो ना उसको। देखो ये कह रहे हैं कि भाई जो इंटरनल ऑडिट का चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि ये एरियाज हैं जहां पे आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते या उसका काम यूज नहीं कर सकते। किसके अंदर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर। अब दो बातें हैं, मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बंदे को बुलाऊं और मैं बोलूं भाईजान तू रिस्क असेस करके दे मुझे, दैट इज रॉन्ग। यहां पे रिस्क असेस मैं खुद कर रहा हूं, सिर्फ उसकी पब्लिश रिपोर्ट जो वो ऑलरेडी जमा करा चुका है उसको रीड करके देख रहा हूं मैं, उसका काम यूज नहीं कर रहा। अगेन उसका काम यूज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो उसकी रिपोर्ट जो ऑलरेडी वो जमा करा चुका है, किसको? 2 स्टार विद गवर्नेंस को, वो तो ऑथेंटिक है ना। मैं उसकी रिपोर्ट को देख के खुद अपना दिमाग चला रहा हूं कि क्या मुझे उसमें से कोई रिस्क मिलता है। अगर जवाब आता है यस, तो मैं कह रहा हूं कि उसको मैं अपनी रिस्क असेसमेंट में लाऊंगा। मैं इंटरनल ऑडिटर को अपनी रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं उसकी रिपोर्ट को पढ़ के कोई रिस्क निकाल रहा हूं। दिस इज एज गुड एज कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़े और आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में एक चीज मिली जिसमें ये डिस्कस हुआ हुआ है कि एक केस चल रहा है कंपनी के ऊपर जो कंपनी के एफएस में डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ। ये तुम्हें रिस्क मिला? कैसे मिला? क्या तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गोद में बिठा के करवाया ये, या खुद किया है? ये भी खुद है, दोनों में फर्क है जी। हाँ उसको अब तुम खुद देखो, तुम अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बंदे को बोलो कि भाईजान तू आ मेरे साथ, दोनों भाई बैठ के रिस्क असेसमेंट करते हैं, क्या ये अलाउड है? नहीं। रिस्क असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? चलो एक और चीज बताओ, तुम मजा आ जाएगा, तुमने बता दिया तो 610 भी रिवाइज हो जाएगा साथ साथ। तुमने उसको कहा ये रिस्क है और तुम उसको कहो जाके प्रोसीजर अपने हिसाब से परफॉर्म करके आ जाओ। डायरेक्शन हमें देनी है, प्रोसीजर डिजाइन हमें करने, इम्प्लीमेंट भी हम करवाएंगे और रिव्यू भी हम करेंगे। तो आपने उसको खुला नहीं जाने देना। दिस इज एज गुड एज कि बस आप अपनी टीम की बजाय वहां के बंदे लेके यूज कर रहे हो, पर ये उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस है। ये उसकी क्या है? तो कहने का मतलब ये यहाँ तो यूज कर रहे हो ना उसको, पर दिमाग उसका नहीं चल रहा। दिमाग किसका चल रहा है? ऑडिटर का। असिस्टेंस। देखो मैंने कभी ज़िंदगी में, मतलब कोई 10वां साल होगा ऑडिट का मेरा ज़िंदगी का, 10वें साल में मैंने कभी इंटरनल ऑडिट के बंदों को यूज़ नहीं किया काम के लिए। अपने पास टीम होती है ना हमारी, मैं उसको क्यों यूज़ करूँगा? तो ये तो अंग्रेज़ों ने बनाया ना। अब अंग्रेज़ वहाँ पे थोड़े एथिकल भी होते हैं, तो तुम जाओगे वहाँ पे तुम्हें अंग्रेज़ मिलेंगे एकदम पप्पू, सही है, इंशाल्लाह तुम जाओगे। अब वहाँ पे कोई अंग्रेज़ बोले तुम्हें, यूके में लेट से तुम यूके चले गए, आयरलैंड चले गए, तो तुम्हें वहाँ पे अंग्रेज़ बोल रहा है तुम्हारा सीनियर मैनेजर या मैनेजर कि कैन वी यूज़ दैट वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, आप बोलेंगे यस। फिर वो आपसे पूछे कैन वी यूज़ दैट इंटरनल ऑडिट पर्सनल फॉर ऑडिट पर्पसेस, आप बोलेंगे यस, मना तो नहीं करोगे ना। अच्छा, फिर वो बोलेगा व्हाट फैक्टर्स यू वी नीड टू कंसिडर बिफोर यूजिंग हिज वर्क या यूजिंग हिम एज अ टीम पर्सनल, क्या लिखोगे, क्या बताओगे? और जजमेंट इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये सारे चीजें जो कि जहाँ पे सिंपल रखें इस बात को, जहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है ना वहाँ पे उस बंदे को यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे जजमेंट ज्यादा हो, जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो, जहाँ पे असेसमेंट हो, वहाँ पे आप उसको यूज, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चल सकता वहाँ पे। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ है, पर मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। बट यस, ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ग्लोबल है, ग्लोबल है, सही है। तो ऐसे कर सकते हैं, तो मना नहीं है। तुम आज जाओ किसी कंपनी में, कहने का मतलब ये सुनना है जानी, ओए गवेश ओ भंगी इधर, आप जाओ किसी कंपनी में, सुनना प्लीज फोकस के साथ। आप जाएं आज किसी कंपनी में, आप अपने मैनेजर को बोलें कि मुझे इंटरनल ऑडिट के बंदों को यूज करना है ऑडिट के अंदर, मना नहीं है, वो मना भी नहीं करेगा। फिर पता है वो आपको क्या बोलेगा? आप डॉक्यूमेंटेशन करें,
डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है? आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या करना होगा, सर एक बात बता देता हूं। आप अगर बोलेंगे कि आई वांट टू यूज दैट इंटरनल ऑडिट पर्सनल इन माय ऑडिट वर्क, तो आप सबसे पहले ये करेंगे, आप उसकी कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, कैपेबिलिटी चेक करेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे चेकिंग द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। अब हमारे पास हमारी ईवाई के सॉफ्टवेयर के अंदर एक टैब आ रहा होता है। वो टैब क्या होता है? पहला सवाल वो पूछता है, डज द क्लाइंट हैव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट? मैं बोलूँगा यस। यस बोलूँगा ना तो नीचे दो शाखें खुल जाएंगी, एक टैब ये, दूसरा टैब ये। एक टैब खुलेगा, डू यू विल टू यूज द वर्क ऑफ दैट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अगर मैं यस करूँगा फिर नीचे सवाल खोल देगा मेरे पास। वो सवाल ये आयजा वाले सवाल होंगे। पहला, असेस द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्सनल। तो उसमें फिर मुझे क्या लिखना होगा? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें लाइन से लिखूंगा। दूसरी चीज़ लिखवाएगा क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। फिर वो बोलेगा उससे एग्रीमेंट साइन करो, उसमें लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर, उससे एग्रीमेंट साइन करो कि तुम कॉन्फिडेंशियल बातें किसी और से शेयर नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो इतनी लंबी करने से अच्छा हम बोलते हैं फॉर्म से ही बंदा ले जाओ। सही है, हम यूज़ नहीं करते पर ऑप्शन है। पर उसके लिए आपको सबूत इकट्ठा करना होगा, अपने कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी सब चेक किया हुआ है। बात क्लियर है समीर? तो आपको अलाउड है। अगर आपके पास बच्चे नहीं हो कभी ज़िंदगी में तो आप वहाँ के बच्चे यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो फर्म वाले बच्चे। सही है, ओके। हाँ जी, पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? तो जूनियर, हाँ ये बात याद रखिएगा। चलो जी, ओके भाई, यहाँ तक कोई आवश्यकता, कोई मसला क्लियर है? क्या कह रहा है गवेश, बताना। चलो कुछ भी नहीं कह रहा। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्या कह रहा है? गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट हो गया। ओके चले आगे, सुने फोकस के साथ आगे। फिर आप जब अभी भी देखो रिस्क असेसमेंट चल रही है। रिस्क असेसमेंट किसकी चल रही है? फ्रॉड की। अब इसको समरी में बंद करते हैं ना। रिस्क असेसमेंट और फ्रॉड के लिए आपने सबसे पहले क्या करनी है? इंक्वायरी। किससे? इससे पहले आपने डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम करनी है। दो चीजें हो गई। तीसरा और चौथा, पांचवा बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। क्या परफॉर्म करो? अब आगे सुने, एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने का फायदा यह है कि आपको अनयूजुअल वेरिएशंस मिलते हैं। अगर आपने ये देखा कि आपका एक बैलेंस अनयूजुअली इंक्रीज हो चुका है, तो क्या उसके पीछे कोई बुनियाद, कोई बेसिस होने चाहिए? अगर आपको लगता है कि वो बेबुनियाद है, तो क्या वहां पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करता है? अब इसकी दो तीन एग्जांपल्स सुनिएगा। आप लोगों ने ये सुना है ना स्ट्रैटिफिकेशन का वर्ड? कहाँ सुना है? सैम्पलिंग में सुना है। सही, हम डेटा को क्या करते हैं? अच्छा, जब मैं इंश्योरेंस का ऑडिट करता था ना, पहले पिछले साल तक कर रहा था मैं ऑडिट, अब नहीं कर रहा इंश्योरेंस का। सुनो, तो मैं करता ये था, मैं देखता था कि यार इंश्योरेंस का रेवेन्यू कैसे आता है? पॉलिसी इशू होती है, ऐसा है ना, पॉलिसी इशू होती है। भाई तुमने पॉलिसी खरीद ली, इसने पॉलिसी खरीद ली, इसने खरीद ली, पॉलिसी खरीदेंगे रेवेन्यू आएगा, पॉलिसी खरीदेंगे रेवेन्यू आएगा, ऐसा ही है। मैंने अपने टीम मेट को कहा, भाईजान रेवेन्यू को लाशों की तरह 12 महीने पे बिछा दो, 12 मंथ्स पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। किस बेसिस पे? सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिसंबर में आया हुआ था। मैंने कहा भाई ये कौन है लोग जो मतलब सारे यहीं खरीद रहे हैं? ये था आपका फ्रॉड रिस्क फैक्टर। सेल्स नियर द पीरियड एंड। क्या लिखा हुआ है? सेल्स नियर द पीरियड एंड। साल के आखिर में सेल्स हो रही है भाई, तो भाई सारे पॉलिसी होल्डर क्या वहीं आके मर गए? टारगेट मीट करने के लिए उनको बोनस अचीव करना था अपना। यही होता है। जो आपका एजेंट होता है ना, जो ये पॉलिसीज बेच रहा होता है, उसका कमीशन डिपेंड कर रहा होता है कि उसने अपने टारगेट अचीव किए या नहीं किए। दिस इज ऑल्सो एन इंसेंटिव एंड ऑल्सो अ प्रेशर ऑन देम टू अचीव द टारगेट। अब बात समझिएगा, मैंने कहा चलो मान लिया यार साल के आखिर में बिकी हैं पॉलिसीज। मैंने कहा अब देखो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है ना मेरे पास, एक्सेल में तुम्हारे भाई का हाथ बड़ा साफ है। मैंने क्या किया? मैंने उठाया पॉलिसी नंबर। क्या उठाया? पॉलिसी नंबर तो यूनिक होगा ना। समील ने पॉलिसी खरीदी, यूनिक होगा। हसान ने खरीदी, मैंने खरीदी, बाकी तुम सब ने खरीदी, यूनिक नंबर होगा पॉलिसी का, जिसको हम कहते हैं प्री नंबर्ड पॉलिसीज होती हैं। क्या होती हैं? प्री नंबर्ड। मैंने उसको कहा तू एक काम कर, जनवरी का प्रीमियम रजिस्टर ले ले, जनवरी का प्रीमियम रजिस्टर ले ले। अच्छा, जनवरी का प्रीमियम रजिस्टर मतलब साल के बाद का, सही है। मैंने कहा एक काम कर, एक फॉर्मूला लगा वी लुकअप का।
कौन सा फॉर्मूला? वी लुकअप का। अच्छा, वी लुकअप का फॉर्मूला ये है कि मैंने कहा जो पॉलिसी नंबर यहां इस दिसंबर के रजिस्टर में आ रहा है वो जनवरी में भी आना चाहिए। अगर तो वो नेगेटिव मतलब वो रिवर्स हुआ है, क्योंकि मुझे कायदे कवानीन पता है इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस रूल्स में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस अकाउंटिंग रेगुलेशन में लिखा हुआ है, अगर 7 दिन में पॉलिसी के पैसे नहीं आए तो पॉलिसी इशू नहीं हो सकती, वो रिवर्स हो जाएगी। वो इनके सिस्टम में एम्बेड हुआ है, इन लोगों ने क्या बेवकूफ़ी की पता है? बेवकूफ़ी ये की कि 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को रेवेन्यू बुक किया, वहाँ से 7 डेज शुरू हो गए, वहाँ से 7 डेज। मुझे इनके सिस्टम का लॉग पता था, मैं तो इंटरनल कंट्रोल को समझा हुआ था। मैंने कहा भाई इनके सिस्टम में ये फिक्स हुआ हुआ है कि 7 दिनों में पैसे नहीं आए तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली वो रेवेन्यू रिवर्स हुआ था अगले साल। तो इस साल की सेल्स तो इन्फ्लेट हो गई ना, प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या ये पिक्चर सही थी, गलत थी? गलत थी। अच्छा, अब सीएफओ मुझसे बहस कर रहा, सीएफओ मुझे कह रहा है कि भाईजान अब पैसे नहीं दिए, उसने तो हमने रिवर्स तो कर लिया ना। मैंने कहा भाईजान पैसे नहीं दिए, रिवर्स तो कर लिए, बस सही जगह रिवर्स करो ना, वो कभी सेल थी नहीं। तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया ना सर, बिल्कुल मैं यहीं पे आ रहा था। वो कौन सा इवेंट हो गया? पर उस एडजस्टिंग इवेंट को पकड़ने के लिए भी तो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ ना, जिसको मैं कहता हूँ कट ऑफ टेस्टिंग। क्या कहता हूँ? कट ऑफ टेस्टिंग। पर ये भी यूनिक तरीके की कट ऑफ टेस्टिंग थी। वो भी बोलता था लोग क्या करते हैं, पहले तो एक बेसिक होता है ना, 4 पॉलिसी यहाँ के लिए, 4 पॉलिसी यहाँ के लिए, जो मैंने सिखाया भी है तुम्हें। पर दिस इज बियॉन्ड दैट। दिमाग चलाओ ना कि वहाँ पे कैसे पकड़नी है चीज़। तो हमने कहा भाई हमने सिस्टम को समझा हुआ था, हमने सिंपल क्या किया, यहाँ की पॉलिसी उठाई। आई थिंक कोई कितनी होंगी, 6-7 हज़ार पॉलिसीज़ होंगी तकरीबन। 6-7 हज़ार पॉलिसीज़ को मैंने एक एक करके, अब उसमें भी लाखों पॉलिसीज़ थी, उसमें तो 6-7 हज़ार में मुझे शक था जो करीब करीब बुक हुई हैं। तो 6-7 हज़ार पॉलिसीज़ को वी लुकअप लगा के एक जगह लेके आया। मैंने कहा इसमें से कितनी रिवर्स हो चुकी हैं, तो अराउंड कोई 1.1 बिलियन का रेवेन्यू एक्सेस बुक हुआ था। कितने का? 1 मिलियन नहीं, बिलियन। तो अब उस पर फड्डे चल रहे, नहीं करेंगे, ये होगा ये होगा। मैंने कहा भाईजान करेगा तो आपका बाप भी रिवर्स इसको, वरना बात आगे नहीं जाएगी। सीधी सी बात है। रिवर्स हुआ, उनका प्रॉफिट को नीचे लेकर आया, कहानी सही हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे एनालाइज कर रहे होते हो ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो आपको वहाँ से भी क्या पता लगते हैं? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। पहले बताओ बात समझे। तो वन ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये भी है कि साल के आखिर में सेल बुक हो रही हो, सब्सिक्वेंटली क्या हो रही हो? रिवर्स हो रही हो। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ये बहुत मिलेगा तुम्हें। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में तुम्हें टकाटक सेल बुक हो रही है दिसंबर में। भाई कौन लोग हैं जो दिसंबर में ही खरीद रहे हैं तुमसे? और बाद में क्या हो जाता है? रिवर्स। क्योंकि वो कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पैसे कभी जिंदगी में तुम्हें देगा ही नहीं। तो जो रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हुआ था, बाद में जाके क्या हो जाएगा? सेल्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। रिकवरी तो नहीं हुई ना, सेल्स क्या हो गई? पर रिवर्स कब हो रही है? होनी कब चाहिए? पहले। तो बस इस बात को याद रखना, दीज आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। यहां तक कोई मसला? जी। तो और क्या बचा? बंगिया का एग्जाम्पल देखो। इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है ना, छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी चीज डाल दी मैंने। क्या कह रहे हो भाईजान? सुन ले एक बार। जी बोले। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, अगर जाहिर सी बात है आप उस चीज से अवेयर नहीं हो ना, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पहले दिन पे पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। वो 12 महीने में स्प्रेड नहीं होते। जनरल इंश्योरेंस में 12 महीने में स्प्रेड होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में द डेट ऑफ रिसीट रेवेन्यू बुक हो जाता है। उसके पीछे रीजन है ना, अगर तुम उसी दिन मर गए देखे, भाई तूने पॉलिसी के पैसे दिए और नीचे उतरते ही तेरा इंतकाल हो गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें तो नहीं देगी, खैर तुम्हारे घर वालों को पैसे देगी? नहीं, पर उसके वो वन टाइम है ना, दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल सुनना भाईजान, देखो सुनो, दोनों में फर्क है ना। तू एक ही बार मरेगा ना, तो पैसे एक ही बार मिलेंगे। जनरल इंश्योरेंस में एक ही बार नहीं होता ना एक्सीडेंट, तो वो 12 महीने चल सकती है। देखो ये सारी बातें भाई के दिमाग में है ना, मैं बड़ा इंश्योरेंस में घुस चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सही है। तो तुमने कौन सी इंश्योरेंस करवाई थी? लाइफ इंश्योरेंस। अब केले का छिलका पड़ा था तो उल्टे मुंह गिर गया, सर फट गया, कुछ भी हुआ, मर गया तू किसी भी तरीके से, कोई भी फैक्टर हो सकता है, अल्लाह ना करे। सही है। पर अगर तुम्हारी पॉलिसी के पैसे हैं, सही है, या तो तुम्हारी मतलब घर वालों को मिलेंगे, या तुम्हारी वाइफ को मिलेंगे, या किसी को तो मिलेंगे। सही है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी टीम सवाल क्या करती थी।
जब नए नए बच्चे गए ना इंश्योरेंस पे, तो जाहिर सी बात है मैं भी मतलब रिसर्च वगैरह कर रहा था, तो बच्चा सीएफओ तो सवाल पूछ रहा है ना। एक मैंने मीटिंग कराई थी, मैंने कहा भाई तुम लोग जेलअप हो ना, ताकि कोई इश्यूज हो तो बात करना। बच्चा पूछता है, बोले सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम में मैंने अलाउ किया होता भाई तुम बोलना। बच्चा सीएफओ को बोलता है कि सर अगर मैंने आज पॉलिसी दी, मैंने खरीदी पॉलिसी आपसे और मैं मर जाऊँ जानबूझ के, तो मेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे? हाँ सुसाइड कर लिया तो उसने, हाँ नहीं सुनो तो सही, तो वो बोलता है कि भाईजान हम आपको पहले, आपने अगर तमीज़ से किया हो। मैंने कहा सर इसका मैं जवाब देता हूँ, मेरा बच्चा जलील हो रहा था, मैंने कहा रुक दें। मैंने कहा बेटा कंट्रोल टेस्टिंग होती है ना, पहले पॉलिसी इशू करने से पहले बैकग्राउंड देखा जाता है, क्या उसकी हैसियत है या नहीं है, कि वो बीमारी कितनी। अब लेट से तुम चले गए, तुम्हारे पास 100 बीमारियां हैं तुम्हारे अंदर, और तुम बोल रहे हो मुझे 5 करोड़ की पॉलिसी चाहिए, तो तुम्हें देगा वो? नहीं, उसको पता है तुम वैसे ही 1 पाँव तुम्हारा कवर में फिसलोगे गए, तो तुम्हें पॉलिसी इशू नहीं करेगा। उसमें वाकई कंट्रोल्स होते हैं ये सारे, कि मैं तो वाकई जब मैंने कंट्रोल टेस्टिंग कराई थी ना, मैंने कहा कौन कौन सी बीमारियां इसको लेकर आ, तो एक पॉलिसी इशू हुई थी, तो एक कंट्रोल था कि अगर ये बीमारियां होंगी तो उसका प्रीमियम ये होगा, ये बीमारियां होंगी तो ये होगा, इतनी सारी बीमारियां होंगी तो प्रीमियम होगा ही नहीं, देनी नहीं है पॉलिसी। अब पता चले तुम्हें कैंसर है, तुम्हें तीसरी बीमारी देते हैं, इसको बोलो समील को कैंसर है, अल्लाह ना करे, सही है? ये देखो इधर, अरे सुनो, चलो कैंसर से नीचे आ जाते हैं, कमजोरी है, सही है? सुनो, खैर मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कोई XYZ ऐसी बीमारी है छूने से फैलती है, सही? अच्छा सुनो, अब बात समझो, तो अगर लेट से वो सामने वाले डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो वो बीमारी आ गई, तो क्या वो तुम्हें पॉलिसी इशू करेगा? कभी नहीं करेगा। तो मैं सब बता ही रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हवा में नहीं चलती हैं, पूरे कंट्रोल्स प्लेस इन होते हैं। ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ हो तो डूब जाए, हर कोई जिसको कैंसर हो बोले पॉलिसी दे दो भाई, अगले लम्हे में निकलने वाला हूँ, तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, घर वालों का क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या इसके भी तरीके होते हैं, जब तुम इस स्टेज पे पहुँचो अल्लाह ना करे तो बात करेंगे। नहीं अबे भाई सुसाइड भी तो मतलब फिर एक सुन ले, एक मिनट सुन ले, सुसाइड के लिए भी ना फिर उसके बाद पूरी FIR कटती है, रिपोर्ट होती है पूरी। फॉर एग्जांपल तुमने सुसाइड कर लिया, अज्यूम करो तुम तंग आ गए ज़िंदगी से, तुमने बोला जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा, तुमने बोला मैं घूट के मर जाता हूँ। अब तुम्हारे घर वाले पहुँच गए कि भाई ये भाईजान उसकी पॉलिसी के पैसे दे दो। सवाल ये आएगा, पहले एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है पॉलिसी में, मरा कैसे ये चर्सी? बीमारी थी? नहीं। कोई मस्ती थी? नहीं। सवाल ज्यादा करता था? हाँ। चौथा पॉइंट था कूद के मरा है। भाई बोले ये तो पॉलिसी में है ही नहीं, आत्महत्या इसके अंदर कवर्ड नहीं है। तो ऐसा ही होता है चर्सी। वो तुमने ओ माय गॉड फिल्म नहीं देखी अबे अक्षय कुमार वाली, जिसमें जो कहता है कि बाय नेचर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसके जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद से इंश्योरेंस कंपनी ने वो भी डाल दिया कि अगर अर्थक्वेक में अगर कोई मसला हुआ है तो उसके भी जिम्मेदार है, नेचुरल क्लैमिटी जिसको कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या, पर तू क्यों इंश्योरेंस क्यों सीख रहा है मुझसे? ऑडिट सीख रहे। सही है भाई, अब तेरे को इंश्योरेंस में लाइफ और जनरल में फ़र्क समझ आ गया। आधा तो ऑडिट तूने यहाँ सीख लिया। चलो खैर, पहले बताओ भाई यहाँ तक कोई मसला? जी यानी वो तो हो सकती है ना तुम्हें। नहीं, प्रीमियम चेंज नहीं करते, सालाना फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है ना। देखो एक बार तो असेसमेंट हुई ना आते वक्त, अब आपने जिंदगी में एक प्रीमियम तो पे नहीं करना, अगली बार फिर जाओगे, अगली बार खांसते हुए गए मरते हुए गए तो वो देख लेगा, बोलेगा टेस्ट करा ले भाई वापस। सही, पर यूजुअली होता नहीं, एक बार पे कर लिया तो हो गया ना। बीमारी बाद में हो गई, बीमारी बाद। देखो अब तुम्हारी पॉलिसी होती है 20 साल की, वंस यू आर इन दैट मीन्स यू आर इन। अब उसके अंदर मल्टीपल क्लॉजेज होते हैं कि कैंसर से मरा तो वो उसके अंदर कवर्ड नहीं है। फिर उसके लगते हैं राइडर्स। अच्छा, राइडर्स का मतलब ये होता है कि आप एडिशनल बेनिफिट्स ले रहे हैं। आप कहते हो उस पॉलिसी के अंदर अगर मुझे कैंसर हुआ या कोई भी ऐसी बीमारी हुई जो दुनिया में कभी किसी ने सोची नहीं है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर डाल दो, पर उसका प्रीमियम क्या होता है फिर ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी पॉलिसी किस नौयत की है। क्लियर है? पर क्यों मरना है? मतलब क्या नहीं, हराम है ना इंश्योरेंस यार, क्यों करना है? मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को तुमने जिम्मा दे दिया अपने घर वालों को संभालने का, देन वेयर इज खुदा? सवाल ये है। मैं तो ये सवाल करता हूँ, आप बोलें साहब आपने ऑडिट क्यों किया? भाई मैंने तो समझने के लिए ऑडिट किया, सीधी सी बात है भाई। हराम इस सेंस में ना, लॉजिक है ना इसके पीछे।
आपने अपनी फैमिली को मतलब ऑल टुगेदर दे दिया इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में, तो अल्लाह कहता है ये तो मुझसे जंग है, मुझ पे एतमाद नहीं था क्या कि तुम कह रहे हो तुम्हारी फैमिली प्रोटेक्टेड रहेगी पीछे। तो ये ज़रा समझ के करना होता है आपको। सही है भाई, इमोशनल भी कर दिया ना मैंने, अब इंश्योरेंस का सवाल नहीं करना। इधर चलो आ गया, चलें भाई। अच्छा, फिर वो कहता है कि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे थे फ्रॉड की, तो ये मैं आपको वैसी ही बातें बता चुका हूँ, एक एक करके रीड कर लेते हैं। वो कहता है दूसरी चीज़ ये है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद यू नीड टू बी अवेयर अबाउट फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। पहला रीड कर रहा हूँ, मैनेजमेंट बोनसेस आर डिपेंडेंट अपॉन अचीविंग सर्टेन सेल्स प्रॉफिट टारगेट्स। क्या प्रेशर है? ओके, आगे। Easy to carry assets like cash, laptop, inventory and no controls over there. No physical access control. ये क्या है? Misappropriation of. आगे. Management is in dire need of loan and this loan is very crucial for operations. तो क्या वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे करके बताएगी? यस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो निशानदेही करते हैं कि फ्रॉड हो सकता है। आगे, मैनेजमेंट इज गोइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या ये बात भी बता दी है? इसमें कोई नई बात, क्लैरिटी है, तो आगे लेके चल सकते हैं इसको, पक्की बात है जी। कंप्लीट होने के बाद? नहीं, कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डायरेक्टर्स हैं वो बोलेंगे ना, हम अनाउंस कर रहे हैं सही है भाई तुम्हें मिल गया बोनस, पर वो ऑडिट के बाद होगा ना, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट ने गेम की हुई हो। तो जो मैं तुम्हें एग्जांपल देता था ना, जिस बैंक की जहाँ पे मैंने ये पकड़ा था वहाँ पे ऑडिट भी हो चुका था। उस ऑडिटर ने गलती ये की थी कि ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर को असेस नहीं किया था, और किया भी होगा ना तो उसने उस एरिया पे नहीं पहुँचा होगा। ये बात है, सही है। किस साल के? नहीं, अब देखो इसमें भी गेम है। अगर इनका बोनस ऑलरेडी परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है तो बोनस का एक अक्रूवल बुक हुआ होता है उसी साल में, कि अक्रूड एक्सपेंस फॉर बोनस, यानी अक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर जो प्रोविजन फॉर बोनस है वो क्रेडिट हुआ हुआ है, एक्सपेंस क्या हुआ हुआ है? डेबिट हुआ हुआ है। वो किस बेस पे हुआ हुआ होगा? प्रॉफिट के बेस के ऊपर। प्रॉफिट चेंज होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो अक्रूवल बुक हुआ हुआ होता है। जब ऑडिटर एंट्री मारता है ना तो वो चीज़ें चेंज कराता है। तो जैसे प्रॉफिट ऊपर नीचे होता है, प्रोविजन भी चेंज हो रहा होता है। जिस साल का एक्सपेंस है, क्योंकि ये है तो एडजस्टिंग इवेंट ना, डिक्लेयर कब हुआ है? साल के पहले, तो होना भी वहीं चाहिए। ये IAS 10 में भी है तुम्हारे कि ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज कंडक्टेड बिफोर ईयर एंड हैज टू बी पार्ट बिफोर ईयर एंड। वो तो लॉजिकल बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर अगेन ये उसी साल के अंदर आपका अकाउंट फॉर हो जाना चाहिए। पर जिस कंपनी का हम ऑडिट करने गए थे उसमें पिछले साल में अकाउंट फॉर हो चुका था, पर हमें बात समझ आई कि होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें फिर यहाँ से खुलासा हुआ कि यार वो मैनेजमेंट के सब लोगों को निकाल दिया, CEO, CFO सबको फारिग किया, और फिर पैसे की रिकवरी भी की। तो जब पैसे की रिकवरी की तो क्या वो अदर इनकम आई होगी? यस। तो वो फाइनेंशियल्स में हमारे पीरियड में दिख रही थी, वो पिछले पीरियड में क्यों नहीं गई? क्योंकि पिछले पीरियड का तो एरर तो नहीं था ना, वो तो फ्रॉड था। अकाउंट फॉर हो गया, इस साल इनकम थी, अकाउंट फॉर हो गई, आपका रिस्क क्या हो गया? पर अभी भी हर जगह रिस्क है इस बात का, जो अभी भी ऑडिट चल रहा है, मेरा टीम बैठी हुई है वहाँ पे। मतलब 3 दिन से तो यकीन करो हमारी टीम सो भी वहीं रही है। मतलब इतना घुस के ऑडिट, क्योंकि भाई देखो एक इदारा है जहाँ पे फ्रॉड हो चुका है और इस लेवल पे हो चुका है कि सब इन्वॉल्व थे, तो क्या आपका रिस्क ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब एक हंसी की बात है, यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल कंट्रोलर है ना, वो नॉन बैंकिंग का बंदा है। हम बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, XYZ, अगेन नाम नहीं लूँगा, पर वो बैंक का बंदा नहीं है। मैंने एक लेजर में अकाउंट देखा, लेजर में अकाउंट आ रहा था कैच ऑल अकाउंट। क्या अकाउंट है? एक लेजर का नाम आ रहा है कैच ऑल अकाउंट। मैंने बोला ये क्या है, कैच ऑल अकाउंट क्या? तो वो पंजाबी एक्सेंट में उसने बोला, ओ जितने मैंने वो एंट्री नहीं मिलती है मैं इधर मार देता हूँ। मैंने कहा इसलिए कैच ऑल नाम है? बोलता है ये सारी एंट्रियाँ कैच करती है इधर। अभी मैंने कहा ये कैसी फजूल बात है भाई, सारी एंट्रियाँ यहाँ कैच करती है तो कौन सी एंट्रियाँ? बोला ये मेरे को भी नहीं पता। तो अब हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऑडिट का तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट में घुसा हुआ हूँ मैं बैंक स्टेटमेंट से एक एक ट्रांजैक्शन पिक कर रहा हूँ। अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हुई है मतलब बैंक में पैसा आया है, तो मैं बोल रहा हूँ उसके अगेंस्ट में डेबिट क्या हुआ, तो ऐसे सारी पार्ट करता रहूँगा तो सस्पेंस अकाउंट खुद ही सही हो जाएगा।
नहीं अभी हाँ सही है, पर क्या कहने का मतलब ये है कि जब आपका रिस्क होता है तो फिर आप काम भी ज़्यादा करते हैं। चलो जल्दी से बता दो, क्या मैंने यहाँ पे टीम एक्सपीरियंस लगाई होगी, जिसको एटलीस्ट डेबिट और क्रेडिट की हो, बैंकिंग की तमीज़ हो? क्या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे जा रही है, जानी चाहिए। तो ये बात है समझाने के लिए। अच्छा एक दो सवाल आए। 3 फैक्टर हैं ये, 4 इंसेंटिव, प्रेशर एंड अपॉर्चुनिटी, बस 3 इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी। अच्छा तला अहमद कहते हैं कि सर लैपटॉप में अपॉर्चुनिटी नहीं बना, भाई लैपटॉप में अपॉर्चुनिटी भी है और इंसेंटिव भी है। इंसेंटिव ये है कि भाई लेके छपा हो जाओगे तुम्हारा फायदा है, तो लाजमी नहीं है कि एक फ्रॉड करोगे तो फैक्टर एक ही हिट हो रहा होगा, प्रेशर में भी कर सकते हो। अच्छा फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई समील तुम्हें लेट से शादी करनी है, मतलब बिल्कुल करीब आई हुई हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पास खैर जो कंपनी का कैश है वो खुला पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास प्रेशर भी है किस चीज़ का, बेगम का, कि नहीं आएगी तो मसला है, दूसरा अपॉर्चुनिटी है, खुला वाला है लेके शार्ट हो जाऊं। तो देखो समील पे प्रेशर भी है, समील का इंसेंटिव भी, अपॉर्चुनिटी भी है, तो तीनों भी लग सकता है। करेगा नहीं, हाँ ये मतलब ये कुआरा मर जाएगा बट नहीं करेगा, सही है नहीं करेगा, हाँ ऐसी बात है। पर आप उसको पहले फिट उसमें करोगे ना, एक मौका मिल गया, इंसेंटिव तो था ही पर मौका मिल गया, सही है, तो तुम समझ सकते हो मौका किसको कहता हूँ मैं। इधर चलो अब प्लीज सुनिएगा, ये बात मैंने पहले आपको बताई हुई है, हम उसको एक बार री एम्फेसाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था प्रिज्यूम रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, ये बताया था, क्योंकि सबसे ज्यादा आसान होता है रेवेन्यू को ओवर स्टेट कर देना, रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, सही है पकड़ा जाता है बाद में, सही हो जाता है, पर एटलीस्ट हिम्मत तो होती है ना कि सेल्स बुक कर लूं। अब इसके अलावा तुम एक्सपेंस को अंडरस्टेट कैसे करोगे, वो तो हुआ वो सामने वाला पैसे मांगेगा, तो कैश को क्रेडिट करके एक्सपेंस तो डेबिट बनता ही है ना, मतलब इसके अलावा कुछ लॉजिक नहीं बनती। पर रेवेन्यू के केस में दैट इज द टॉप लाइन, उसको हमेशा इन्फ्लेट करने का रिस्क होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमेशा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कौन सा रिस्क होगा, प्रिज्यूम रिस्क। इसकी एक ही एक्सेप्शन है कि रेवेन्यू बहुत सिंपल हो। कैसे बताता हूं, आपकी कंपनी है वो रेंट पे प्रॉपर्टी देती है, 12 महीने रेंट पे प्रॉपर्टी रहती है, 12 को मल्टीप्लाई करो रेंट से, आंसर आ गया। क्या ये कॉम्प्लेक्स है या बहुत सिंपल है? तो इसमें ये वाला रिस्क नहीं होता अनलेस के बहुत ही सिंपल हो, अनलेस के बहुत ही सिंपल हो, अदरवाइज ये रिस्क हमेशा एग्जिस्ट करेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में प्रिज्यूम रिस्क होगा फ्रॉड का। जैसे मैंने तुम्हें भी इंश्योरेंस की एग्जांपल दी, उन्होंने क्या किया हुआ था कि साल के आखिर में 1.1 बिलियन की सेल्स को इन्फ्लेट किया हुआ था, प्रिज्यूम रिस्क। रेवेन्यू पे गेम हो ही हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे दूसरा प्रिज्यूम रिस्क मैनेजमेंट, तुम इसको प्रिज्यूम क्यों कह रहे हो, कभी भी कहीं भी हर एंटिटी में हो सकता है। चलो मैं तुमसे कहूं, तुम्हें एक सवाल आए और तुम्हें वो बोले यू हैव अ 3 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द क्लाइंट and you have never encountered such situation of management override of control, do you think that this is still a presumed risk? Yes, sir. Because it can happen anytime. तो वो presumed risk रहेगा, उस पर आपने ये नहीं करना कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप कभी ये कंक्लूड नहीं करेंगे क्या सही है, रिस्क है तो है। अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर ये बताएं, इंटरेस्टिंग बातें तो अब शुरू होंगी, ये बताएं कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को पकड़ा कैसे जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, हम EY में वाकई बता रहा हूँ बहुत आगे निकल चुके हैं उसमें, क्योंकि हम बड़े ऑटोमेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा चुके हैं। पर मैं तुम्हारे लेवल पे और कुछ वो वाली बातें बता के इसको क्लोज करूँगा जो पेपर में लिखनी भी होंगी तुम्हें। पहला, हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, मैनेजमेंट ओवरराइड। अच्छा अब तुम्हें ये तो पता है ना कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आपकी जर्नल एंट्रीज में ही होगा, ये नहीं है बात समझ भाई। मैनेजमेंट ओवरराइड कहाँ करेगी, जनरल एंट्रीज में ही करेगी ना, कि जनरल एंट्रीज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदा है जो रेवेन्यू की एंट्री करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ही है, उसकी जगह किसी और ने एंट्री की हुई है, क्या ये कंट्रोल ओवरराइड हुआ है? क्योंकि एक एक करके सुनते हैं। होता यह है कि जब मुझे फॉर एग्जांपल किसी इदारे में बिठाया गया तो एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
वो सिर्फ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंट्रीज भी सेल्स की कौन करेगा? वही करेगा। पर वो सेल्स की एंट्री कब करेगा? जब उसके पास ऑल टुगेदर जीडीएन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और जीडीएन के पीछे क्या लगा हुआ होगा? सेल्स ऑर्डर। वो एंट्री करेगा। दिस XYZ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्क सेल्स एंट्री। सही है। अच्छा, उसके अलावा जो परचेज डिपार्टमेंट का बंदा है ना, उसके पास राइट्स ही नहीं है उस सिस्टम में जाके एंट्री मारने के। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हुआ क्या? अगर मुझे इस कंट्रोल को ओवरराइड करना है तो मतलब मैं इसके अलावा किसी और को भी राइट दे दूं, या 2 बंदे होते हैं तो 3 को दे दूं, 3 होते हैं तो 4 को दे दूं। तो इस चीज का भी सिस्टम के अंदर लॉग मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? लॉग मेंटेन होता है। लॉग का मतलब यह है कि कौन सा यूजर आईडी आया, एंट्री मारी और निकल गया। दिस इज कॉल्ड लॉग। एक लॉग मेंटेन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अपनी वेब ब्राउजर पे हिस्ट्री को सर्च करेंगे तो लॉग बन रहा होता है ना कि क्या क्या किया है पूरे दिन में। यानी आपने तिलावत सुनी, नाते सुनी, सही है, आपने काम की चीज़ें सर्च की, तो वो सब आ रहा होता है आपके कारनामे। तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि ये किया है मैंने आज के पूरे दिन में, ऐसा ही है। तो दिस इज सेम इन जनरल एंट्री लेजर। सही है, प्लीज सुनिएगा, फोकस करिए, प्लीज सुनना, आगे कहानी सुने। अब होता क्या है, हमारी EY की मेथडोलॉजी ये कहती है आप क्लाइंट से JE डंप मांगे। JE डंप, JE डंप, DUMP डंप। ये क्या होता है जरा इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें फिर लॉजिकल बता रहा हूं। JE डंप का मतलब होता है कि पूरे साल में अगर मिलियन ऑफ एंट्रीज पड़ी हैं, कितनी, तो उसमें सारे डेबिट सारे होंगे, सारे क्रेडिट सारे होंगे और डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। ये पूरे साल का डंप है, एंट्रीज का कचरा, एंट्रीज का, जिस एंट्रीज में सेल्स की होंगी, एक्सपेंसेस की होंगी और मतलब कैश की होंगी, बैंक की होंगी, मल्टीपल एंट्रीज होंगी, पर हर डेबिट के अगेंस्ट में क्या होगा, और क्रेडिट के अगेंस्ट में डेबिट। पर उसमें कुछ और चीजें होती हैं। प्रिपेयर आईडी, क्या एंट्री बनाई किसने, दूसरा अप्रूव किसने की, पहली बनाई किसने, दूसरा अप्रूव किसने की। अब जरा कहानी को ऑल टुगेदर घुमा के कनेक्ट करते हैं कहीं से, सुनना। जब आप किसी इदारे में जाते हैं ना, सबसे पहला सवाल ये करते हैं आप, एंट्री सेल्स की कौन सा बंदा बनाता है उसकी लिस्ट देते हैं। उसमें मतलब 5 बंदे बनाते हैं। कितने बंदे? मैंने अपने पास लिख लिए। जो सेल्स का बंदा ऑडिट कर रहा है ना, मैंने उसको बोल दिया भाईजान 5 बंदे एंट्री बनाते हैं, याद रखना। तो मैं सही ऐसा याद रखूंगा। तो पूरे JE डंप में मैं सारी एंट्रीज निकालूं या सेल्स की निकाल लूं? वेरी गुड, सेल्स की निकाल लूं। सेल्स की निकालने के बाद मैं एक एक्सेल में फॉर्मूला लगाऊं। तुम्हें मैं एक्सेल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। सॉफ्टवेयर में पूरा डंप फेंकता हूं मैं, और वो मुझसे पूछता है बताओ कौन से मॉड्यूल को टेस्ट करना है। मैं बोलता हूँ सेल्स, तो सारी सेल्स की एंट्री उठा के ले आता है। फिर बोलता है बताओ हु इज द प्रिपेयरर। मैं 5 नाम डाल देता हूँ। 5 नाम के अलावा जो भी होता है वो मुझे सामने ला के रख देता है। हाँ क्या, तो वो तो ऑथराइज है ही ना। अब हम तो ओवरराइड करने की बात कर रहे हैं ना। पहले तो वो रिस्क देखो ना कि जो हो ही नहीं सकता, फिर जो हो सकता है उस पर तो ऑडिट कर ही रहा हूँ। भाई ये कह रहा है उसी के नाम से कर दी एंट्री, भाई उसके तो तरीके अलग है ना। पहले ये तो सीख लो कि जो बंदा नहीं कर सकता उसने तो नहीं की। इसको हम कहते हैं जनरल एंट्री टेस्टिंग। क्या कहते हैं? JE टेस्टिंग यूजिंग JE डंप। अच्छा, ये पूरा जो कहानी सुना रहा हूँ किसके लिए सुना रहा हूँ? ओवरराइड। तो ये तो बता रहा हूँ, ओवरराइड मतलब एक चीज का बंदे का इख्तियार ही नहीं है, वो कैसे ओवरराइड करेगा उसको। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 बंदे डाले, 5वें बंदे के अलावा कोई बंदा निकला तो वो सारी एंट्रीज आपके सामने आ गई। अब आपका काम यहां से शुरू होता है कि ये एंट्री बनाई इसने क्यों। उसने बोला कि भाईजान ये एंट्री हमें नहीं समझ आ रहा क्यों बनी है, तो क्या ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जुमरे में आ गया? आपने पकड़ लिया ना इसको, शाबाश, रिवर्स करो। क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल यहां से पकड़ा जाता है? यस, क्योंकि आपने बोला ये बना ही नहीं सकता एंट्री। व्हाट इफ वो आपको लॉजिक देते, बोले भाई इस वक्त ये 4 बंदों में से ये 3 बंदे छुट्टी पे थे तो हमने इसको असाइन किया हुआ था। तो मैं पता है क्या बोलूंगा, एक कंट्रोल सिखाऊंगा जब मैं आईटी का चैप्टर कराऊंगा अभी इसके बाद, इमीडिएटली बाद में, आईटी जनरल कंट्रोल्स। क्या कहते हैं उसको? ITGC जिसको हम कहते हैं। आईटी जनरल कंट्रोल्स में, जनरल कंट्रोल्स का मतलब यह है कि जिसके अंदर हमें एक्सेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है।
एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका हेड ऑफ आईटी ये देख रहा होता है कि कोई बंदा अगर उसका ऑल्टरनेटिव है तो वो तभी ऑल्टरनेटिव एंट्री कर सकता है जब वो छुट्टी पे हो। तो मैं बोलूँगा वो दिखा दें ज़रा, आपका पूरा मॉड्यूल बना हुआ होगा ना, आपका अप्रूवल होगा, हेड ऑफ आईटी ने अप्रूव किया हुआ होगा कि जब ये तीनों में से कोई छुट्टी पे जाएगा तो ये एंट्री करेगा। अगर वो तुम्हें सबूत दे दे तो क्या तुम्हारा रिस्क वापस नीचे आ गया? तो क्या हमने प्रोसीजर गलत परफॉर्म किया था? नहीं। हम चेक क्या कर रहे हैं? ओवरराइड। चेक क्या कर रहे हैं? जो कंट्रोल बना हुआ है वो ओवरराइड तो नहीं हुआ, तो वो कैसे चेक कर रहे हैं? जेई डम के जरिए। और हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैं कहता हूँ जर्नल एंट्री टेस्टिंग। क्या कहता हूँ? तो इसको अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो वी नीड टू लुक एट द पर्सन हु इज ऑथराइज टू पार्क द एंट्री, बस ये लिखना है हमें। जो पर्सन ऑथराइज एंट्री पार्क करने के लिए, पार्क उसी ने की है, उसके अलावा किसी ने नहीं की है। दूसरी चीज भी होती है इसमें, चलो एंट्री बनाने वाला सही है पर अप्रूवल भी तो है। लेट्स से सेल्स के बंदा है, एक प्रिपेयरर है, एक चेकर है। इसको हम कहते हैं अपनी जबान में मेकर चेकर प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? मेकर चेकर। मेकर अलग, चेकर, इसको हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ इन अ हाईली ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटिक है। अब लेट्स से अगर मुझे एंट्री बनानी है सेल की, तो मैंने सेल की एंट्री मारी, एंटर कर दिया, क्या वो सिस्टम में पोस्ट हो गई? नहीं, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा। जब मैं HBL में गया था ना तो वहाँ पे सबसे पहले सीखा था ये मैंने, तो वहाँ पे वो कहते थे 4I प्रिंसिपल। क्या कहते थे? 4I प्रिंसिपल। अच्छा, मैं अपने बॉस को देख रहा, जाहिर सी बात है उस वक्त भी नया नया गया था मैं वहाँ पे, तो मैंने बॉस को देखा, मैं कहा 4I प्रिंसिपल, तो वो बोल रहा भाई चर्सी 4 आँखें, 2 तुम्हारी 2 रिव्यूअर की। अच्छा 4, तो जारगन्स होते हैं इनके, 4I प्रिंसिपल, मेकर चेकर प्रिंसिपल। तो मैं रिपोर्ट्स लिखता था ना वहाँ पे, बोलता था भाई मेकर चेकर प्रिंसिपल नहीं है इसलिए डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिस्क में था वहाँ पे मैं। खैर, समझने की बात यह है कि मेकर चेकर प्रिंसिपल होने का मतलब ये है कि ये ऐसा कंट्रोल है जो अनऑथराइज एंट्री को पोस्ट नहीं होने देगा। तो आपको चेक भी वही करना है। तो खैर, आपको बोलूँ जेई टेस्टिंग में पहला टेस्ट कौन सा है? The person who is authorized to make the entry has parked the entry and the person who is authorized to approve the entry have approved the entry। बस ये चेक करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है जी। मतलब लैपटॉप में भाई सवाल सुन लो पहले जल्दी। किसको कंट्रोल? अबे तो चर्सी किसी और को असाइन किया तो अपना लैपटॉप थोड़ी ना दे के जाएगा उसको। उसके लैपटॉप में राइट होगा ना दूसरे बंदे के, वो भी उस मॉड्यूल में जाके एंटर कर सकता है। अब अगर तुम्हें इसकी सीधी एग्जांपल दूं तुम्हें आसानी से समझ आएगी। अगर तुम्हारे पास कैफ 8 का कोर्स तुम्हारे पोर्टल पे आ रहा है, CFF6 में जा सकते हो। क्यों? एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है ना, क्यों कहते हो भाई एक्सेस दे दो? अब वो बंदा जो उसके ब्याह पे एंट्री करेगा उसके पास ऑटोमेटिकली एक्सेस तब जाएगा जब उसने लीव्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो अचानक से उसके पास CFF6 आने लग जाएगा, ओ भाई ये क्या हो गया? वो यही कह रहा है, वो कह रहा है उसी के सिस्टम से करूंगा ना, तो उसी के सिस्टम से नहीं करेगा, उसकी अपनी आईडी होगी। तो पहले एक मिनट मैं सुनता हूँ, तो यही कह रहा है जो ये कह रहा है। नहीं ना, तो सवाल ही तुम दोनों का बेवकूफ आना है ना। अबे अपना लैपटॉप क्यों देके जाएगा भाई? अरे यार वो तो कुछ भी कर सकती है, पर अभी तो पहला स्टेप सिखाया ना मैंने जेई टेस्टिंग पकड़ने का। अब तुम कह रहे हो, जो तो उसने भी सवाल किया था ना कि वही बंदा एंट्री गलत डाल दे, जानबूझ के ज्यादा डाल दे, तो वो तो अलग तरीका है ना पकड़ने का। अभी तो मैं क्या चीज देखना चाह रहा हूँ कि जो बंदा ऑथराइज नहीं है उसने तो एंट्री नहीं मारी, पहला मकसद ये है। बात समझ आ रही है? अभी हम क्या सीख रहे हैं भाई कि जो बंदा ऑथराइज नहीं है उसने तो एंट्री नहीं मारी, इसको पकड़ रहे हैं। तुम ये कह रहे हो, तुम्हारी बात अगर मैं समझ पाया, इसकी तशबीह भी की इसने तुम्हारी। अब है तो छोटी चरस, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी इतनी कहानी सुनाई, बात समझो तुम लोग मेरी, जानी प्लीज सुनना। अभी पूरी तो कहानी सुनाई कि जो IDGC जनरल कंट्रोल्स होते हैं उसमें पूरी मैपिंग हुई होगी कि ये बंदा जब जाएगा तभी तुम्हें दिखेगा वो। ये भी तो बकवास कर रहा हूं ना मैं, ये तो नहीं कह रहा मैं कि भाई अब ये क्या कह रहा है कि इसकी मोबाइल यूज करके मैं एंट्री मार सकता हूं, तो उसका भी तो लॉग बनेगा ना।
तो फिर तुम्हारा फायदा ही क्या है? इस बात को समझो, तुम्हारा फायदा ही क्या है? तो ये कह रहे हैं कि सर इसका मोबाइल यूज करके मैं एंट्री बना लूंगा। अब तो भाई चलसी वो पे लॉग में आएगा ही नहीं। जो मैंने टेस्ट परफॉर्म किया क्या उसमें आएगा वो? नहीं। मैं तो बोलूंगा सब यही है, इसने बनाई थी, कहानी खत्म, आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्या चेक करना चाह रहा हूँ? चलो एक और चीज सिखाता हूँ, आईटी में तो बाद में जाएंगे ना, ये चीज सीख लो आज। अगर मेरी कंपनी के आईटी जनरल कंट्रोल फेल होते हैं ना, मैं ऑडिट ही नहीं करता। ईवाई की पॉलिसी बता रहा हूँ। आईटी जनरल कंट्रोल का मतलब पता है? एक्सेस मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट। बात समझना, अगर किसी कंपनी के ऑडिट पे जाओ तो सबसे पहले हायर लेवल पे तुम्हें जनरल कंट्रोल को टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल होते हैं जो पूरी कंपनी पे जनरली अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स का मॉड्यूल है, पूरे सॉफ्टवेयर में सेल्स का मॉड्यूल होता है ना, अगर कोई सेल्स का मॉड्यूल है, उसके ऊपर अगर ये कंट्रोल लगे हुए हैं कि एक्सेस कितने बंदों को है, कितने बंदों का इस साल रिवोक हुआ, कितने बंदों को कितनी पावर्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है तो मैं ऑडिट करने के लिए गुड टू गो हूं। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पीछे बैकएंड पे आईटी के पास नहीं है तो मैं ऑडिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसका लॉग ही नहीं बनता। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है? कौन सी कंट्रोल टेस्टिंग होती है? आईटी नहीं, आईटी जनरल कंट्रोल्स के पहले देख लो एक्सेस और चेंज मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब ये तुम सुनना इतना, ये मैं तुम्हें कंट्रोल सिखा रहा हूं, आईटी में बात करेंगे इसकी। जैसे ही नया बंदा कंपनी में एंटर होता है ना, उसकी आईडी बनती है। उसकी क्या बनती है? उसको पावर असाइन होती है कि ये कर सकता है, बस इसके अलावा उसके मॉड्यूल में कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, जैसे ही बंदा रिजाइन करता है उसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? अच्छा, चेंज मैनेजमेंट के जैसे ही वो बंदा रिजाइन करता है ना, विद इन 7 डेज उसकी आईडी रिवोक हो जानी चाहिए और वो एक्सेसिबल। ऐसे तो घर पे बैठ के एंट्री मार रहा होगा चौथी मॉड्यूल में घुस के। बात समझ आई? तो ये वो सारे कंट्रोल्स होते हैं जिसको पहले आप कंसिडर करते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट। मैं कभी ईवाई का अगर मुझे हुआ ना लग, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले मुझसे पूछता है क्या लास्ट ईयर के आईटी जनरल कंट्रोल इफेक्टिव थे? तो हाँ, आप कहेंगे कि हम क्या नजूमी, हमें पता होगा। हम प्री डिसेसर ऑडिटर से पूछते हैं कि भाई क्या उसके आईटीजीसी इफेक्टिव थे? वो बोलता है यस, तो मैं यस करता हूं, तो मुझे ईवाई का ग्लोबल अलाउ करता है कि उसको एक्सेप्ट करो या ना करो। ग्लोबल अप्रूवल आता है, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो बोलते ना ईवाई पाकिस्तान इज नो मोर ईवाई पाकिस्तान, ईवाई ग्लोबल इट इज। तो हमारा पूरा मैपिंग एक ही है। तो यहाँ से अगर मैं दुबई के क्लाइंट्स बैठ के कर रहा हूँ तो हमारा एक ही पोर्टल है, सिर्फ जो पैसे आते हैं वो दुबई वाले आते हैं। धर्म ऐसा ही है, मेरे को नहीं मिलता है, फर्म को मिलता है इधर। सही है। खैर, अब बात क्लियर हो गई। हम क्या सीख रहे हैं अभी? हम ये सीख रहे हैं कि जो बंदे को एक्सेस नहीं है, कहीं उसने तो एंट्री नहीं बनाई। अब जिस बंदे को एक्सेस है उसी ने चरस पी के एंट्री बना दी तो वो तो गलत होंगी ना। उसको पकड़ने का तरीका सैंपलिंग है। भाई इस बात को समझो, जो बनता है उसको तो सपोर्टिंग एविडेंस ही देखोगे ना। तुम यहाँ पे ओवरराइड ऑफ कंट्रोल देख रहे हो। इसका भी कंट्रोल बताता हूँ, सुनना है जानी प्लीज फोकस के साथ। जब आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल सिखाऊंगा वहां पे भी सिखाऊंगा। तो नॉलेज तो देते रहो। ये एक चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, उसको सीख लो। जो तुम कह रहे हो ना कि जिस बंदे ने एंट्री बनानी चाहिए वही ज्यादा बना के चला गया, ऐसा ही है। मैं सिस्टम के अंदर कंट्रोल डाल दूं, जब तक वेयर हाउस वाले जीडीएन पुट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन ही नहीं है। तब तक यहाँ पे इनवॉइस का, तो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो गए, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। क्या कहते हैं? इससे पहले जो बात की थी वो क्या थे? जनरल। ये एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन पे लगे हुए। इसकी यूँ एग्जांपल देता हूँ मैं कि तुम्हारे मोबाइल है तो पूरे मोबाइल पे जो पासवर्ड लगा हुआ है वो क्या है? जनरल कंट्रोल। अब तुमने व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरों पे पता नहीं कहाँ लगाया हुआ है, वो क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल। बात क्लियर है? तो फ्रॉड और एरर से बचने के लिए जनरल कंट्रोल्स होते हैं, फिर क्या होते हैं? एप्लीकेशन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल की बात करी कि भाई एक्सेस वगैरह नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जेई टेस्टिंग बनाने का इख्तियार जिसको है, जनरल एंट्री वही बना रहा हो, उसको चेक कर रहे हैं। बात क्लियर है? हम चेक कर रहे हैं ना। ये बाकी चीज़ें कहाँ कवर हो गई होंगी जनरल कंट्रोल की टेस्टिंग में? सेट है समीर बाबू? क्लियर है? तू तो पूरी कहानी लिख दी तूने ये। गुड। चलो भाई, पहला टेस्ट क्लियर है। कोई आपसे पूछे अगर तुम्हें ये चेक करना है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, तो तुम बोलोगे हम क्या परफॉर्म करेंगे? जेई टेस्टिंग। जेई टेस्टिंग में पहला टेस्ट क्या है? कि ऑथराइज बंदे ने एंट्री बनाई हो जिसको अथॉरिटी हो, और रिव्यूअर भी वही हो जिसने रिव्यू के लिए ऑथराइज हो। दूसरा सुन लेते हैं प्लीज या फोकस के साथ। आपने क्लाइंट से पूछा जाके कि भाईजान
क्या आप सैटरडे संडे को आते हैं? उसने बोला नॉर्मल दिनों में आने का दिन नहीं होता, सैटरडे संडे तो दूर की बात है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। हमने जेई टेस्टिंग खोली, जनरल एंट्रीज का डम खोला, उसमें टाइम ऑफ एंट्री भी आ रहा होता है, डेट भी आ रही होती है। मैंने उसमें बोला अपने सॉफ्टवेयर को, भाई मुझे वीकेंड की एंट्रीज निकाल दे। वीकेंड की दगादग एंट्रीज आ गई। हो सकता है? नहीं, इस केस में तो हो ही नहीं सकता। होना नहीं चाहिए। होना क्यों नहीं होना चाहिए? वो आता ही नहीं है। क्या यहां से ओवरराइड पता लगेगा? यस, पता लगेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल जनरल एंट्री टेस्टिंग, कि मैं जेईज को टेस्ट कर रहा हूं कि कब किस वक्त पे किसने पार्क की एंट्री। ये अनॉमलीज हैं, अनॉमलीज निकाल रहा हूं मैं। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो अनॉमलीज निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पे ओवरराइड हुआ होगा, वीकेंड पे कौन आके मार रहा है चौसी एंट्री, तो देख लिया हमने। तो हमने बोला भाई वीकेंड पे क्यों? पे वो बोलेगा भाई, फिर देखो जवाबात भी होते हैं इसके, वो बोलेगा क्लोजिंग चल रही थी, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज करने थे इसलिए आए थे। तो मैंने कहा मतलब तुम ये कह रहे हो सिर्फ क्लोजिंग के वक्त आते हो? तो मैंने कहा सिर्फ जून और दिसंबर में आए होगे, ऐसा ही है? पब्लिक कंपनी है तो 3-4 क्वार्टर्स में आए होगे? उसने बोला हाँ ऐसा ही है। मैंने देखा कि क्वार्टर एंड के बजाय हर महीने के शुरू में आ रहे हैं, तो डज नॉट मेक एनी सेंस। पर अगर मैं कहूँ कि हाँ यार वाकई में जब क्लोजिंग होती है तब बैठे होते हैं वीकेंड पे, तब क्या ये सेंस बनता है? यस, फिर मैं उसको डॉक्यूमेंट करके क्लोज कर दूंगा। तो क्या मेरा रिस्क गलत था? चलो एक और चीज़, मैंने वही सेल्स का मॉड्यूल उठाया, डंप उठाया, मैंने उस पर डुप्लीकेट का फिल्टर लगा दिया, तो क्या उससे डुप्लीकेट जनरल एंट्रीज मिल जाएंगी? अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है कि एक ही जीडीएन पे 2 बार सेल बुक कर लियो, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो क्या ये आपका रिस्क और टेस्ट करने का तरीका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। फिर वो कहता है कि आपकी एंट्रीज में देखो, आपकी एंट्रीज कोई अनयूजुअल नरेशन से तो नहीं आ रही हैं। अनयूजुअल नरेशन, अच्छा भाई, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कैच ऑल अकाउंट्स, मैंने कहा भाई ये तो पहली बार सुना है कैच ऑल। ये क्या होता है ना, भंड मार देते ना कैच ऑल, उसने लिख दिया बनाते वक्त एंट्री, फंस गया वो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो भंड लगेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाईजान आप जब जेई टेस्टिंग कर रहे होते हो ना, आप स्किम करें, कोई अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। एक मैं तुम्हें सीन भी सुनाता हूँ इसी बैंक का ना, कहानियाँ तो कहानियाँ ही हैं। इसी बैंक में वो कह रहा है, एक अकाउंट देखा मैंने, रिसीवेबल फ्रॉम रिजाइंड एम्प्लॉइज, रिसीवेबल फ्रॉम जो एम्प्लॉय जा चुके हैं उनसे पैसे लेने। तो मैंने कहा भाई लेने ही क्यों है, वो तो भाग गए। अब वो क्या हो चुका है, बैड डेट। बोल रहा नहीं ये एडवांस टू एम्प्लॉइज है, मैंने लिख गलत दिया। मैंने कहा जानी लिखा तूने सही है, अब तेरे को डालना गलत जगह पर है, ये बात अलग है कि लिखा सही है तूने। फिर मैंने पूछा इसमें तो जल्दी बता दे, इंसान का बच्चा बन के कितने ऐसे एम्प्लॉइज? बोला सारे चले गए। मैंने कहा सारों को प्रोवाइड कर। मैंने कहा मैं तेरे को ये नहीं कह रहा राइट ऑफ का, रिकवरी हो तो क्या करना, रिवर्स कर लेना, पर आपने प्रोविजन सब पे करना। ये मुझे कैसे पता लगा? मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्या ये मुझे ऐसे पता लगा कि मैं डिटेल ऑडिट कर रहा हूँ या मैं सिर्फ जेई टेस्टिंग कर रहा हूँ? यहाँ पे तो मैंने और कुछ किया कि अब तुम खुद देखो कि जब मुझे ये बात का अंदेशा हो गया, जब मुझे इस बात का अंदेशा हो गया कि उसकी नरेशन अनयूजुअल है, तो क्या वहाँ पे रिस्क एलिवेट होता है? अच्छा, आप सेल्स के लेजर में सेल्स टू मिक्सचर A B C D E F G H ये चल रहा है, और अब आगे अब एक नरेशन ऐसी आ रही है उस पर लिखा हुआ है B। बाबा ये B क्या है, किसको सेल हुई है, क्या हुआ है? तो अनयूजुअल नरेशन है। तो हो सकता है कि एंट्री मारते हुए जल्दी जल्दी फ्रॉड करने के चक्कर में बता, चल भाई एंट्री मार जल्दी टैली का, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो जब वो एंट्री उसने मारी वहाँ पे, तो समझिएगा बात को, जब एंट्री उसने मारी वहाँ पे तो उसने नरेशन अनयूजुअल डाल दी, तो क्या वो भी एक रिस्क एलिवेट करती है कि ये एंट्री गलत पड़ी होगी और उसका सही अप्रूवल नहीं हुआ होगा? तो पहले बताओ जेई टेस्टिंग की थीम समझ आई? चलो अब ऐसी ही बात कर लेते हैं। जेई टेस्टिंग में सबसे पहले क्या देखना है? ऑथराइज बंदे ने बनाई हो, अप्रूवल भी अप्रूवल ही हो, उसके अलावा कोई ना हो। क्या वीकेंड्स पे बननी चाहिए? डुप्लीकेट होनी चाहिए? पांचवी अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस। पांचवी क्या है? अच्छा जल्दी जल्दी, पांचवी क्या है? अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस देखनी है। अगर जहां पे अनयूजुअल डिस्क्रिप्शंस हैं वहां पे रिस्क होगा फ्रॉड का, कि हो सकता है कि वो एंट्री फ्रॉडुलेंटली पार्क की गई हो, जो कि पार्क होनी नहीं चाहिए। यहां तक क्लैरिटी है? एक और चीज कहता है इसमें
कि अगर आपको एंट्री दिखे, यानी फॉर एग्जांपल अगर कभी भी हम यहाँ पे करते होते हैं ना तो 1 2 3 4 5 ऐसे यूं करके ना अलग अजीब अजीब गरीब नंबर की, तो आपको लगेगा यार ये तो मतलब नंबर हो ही नहीं सकता भाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी बनाता हूँ ना, समझाता मैं हमेशा ऐसे हूँ, कभी मैं इलस्ट्रेशन भी बनाता हूँ ना एक्सेल के ऊपर, तो मैं अपने हिसाब से नंबर डाल रहा होता हूँ। क्या वो नंबर बने हुए होते हैं या मतलब एक बगैर सोच के होते हैं? तो कहने का मतलब है जब बगैर सोच के नंबर होंगे ना तो अनयूजुअल नंबर देखें तो वो भी शक क्रिएट करते हैं कि ये फ्रॉड हो सकता है। पहले तो बात क्लियर है, क्लैरिटी है? नहीं तो अब देखो दो चीजें ना, इतनी सारी एंट्रीज का सवाल तो उसको सही है टेस्ट करने का तरीका क्या है, वो तो मैं सॉफ्टवेयर के जरिए करता हूँ ना। मैं तुम्हें एक्सेल में भी करके दिखा सकता हूँ कैसे। सुनना, एक्सेल में मैं खाली बोलूँ, मैं पूरी रॉ को सेलेक्ट करूँ और मैं बोलूँ मुझे जो है ना जो राउंड नंबर्स है ना उसको हटा के बाकी एंट्रीज दे दो, वो दे देगा। तो सॉफ्टवेयर को बोलूँगा, सॉफ्टवेयर मुझे खुद सामने ला के दे देता है एंट्रीज, मुझे कुछ करने की नीड नहीं होती है। चलो मैं तुम्हें ईवाई का एक और मेथोडोलॉजी बताता हूँ, वो करके क्या देता है मुझे। सुनना, ईवाई कहता है कि भाई आप ना अकाउंट्स की मैपिंग करके दें। अकाउंट्स की मैपिंग किस तरीके से? सुनना, वो बोलता है पहले जेई डंप आप मुझे दे दो, मैं पार्क कर देता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। वो मुझे बोलता है बैंक अकाउंट के अंदर बैंक से जो अकाउंट लिंक होते हैं वो रिसीवेबल होना चाहिए। पहले वो मुझसे पूछता है, इस बात को केयरफुली सुनना वरना ये मिस हो जाएगी बात, क्योंकि टेक्निकल बात है। ईवाई का सॉफ्टवेयर मुझसे पूछता है क्या ये कैश सेल्स करते हैं? मैंने कहा नहीं करते। तो वो पता है क्या करेगा सॉफ्टवेयर, वो सेल्स के अकाउंट से कैश को मैप ही नहीं करेगा, सेल्स के अकाउंट से कैश को मैप नहीं करेगा, वो रिसीवेबल के अकाउंट से करेगा। वो किसके अकाउंट से करेगा? अच्छा, अब वो बोलेगा कि भाई जो मेरे कैश डेबिट हुए ना उसके अगेंस्ट में लाजमी क्रेडिट क्या होना चाहिए? रिसीवेबल। जो कैश डेबिट हुए उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या होना चाहिए? अच्छा, अनयूजुअल सेल्स दिख गई, वो मुझे सारी एंट्री उठा के दे देगा, बोलेगा भाईजान आपने इंस्ट्रक्शन दी थी सॉफ्टवेयर को कि कैश के अगेंस्ट में सेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैश सेल्स ये इदारा करता ही नहीं है। तो ये कहाँ से आ गई? उलट करें, उलट करके देखते हैं। उसने बोला इदारा उधार पे बेचता ही नहीं है, क्रेडिट सेल्स होती ही, ऐसे बहुत एंटिटीज होती हैं क्रेडिट सेल्स नहीं करती हैं, बोलती हैं पैसे तो माल ले जाओ, एडवांस पेमेंट्स होती हैं। सुनना अभी मेरी बात, जब कैश के जीएल को मैं मैप कर रहा था ना तो उसने बोला कैश के जीएल से कभी रिसीवेबल मैप ही नहीं हो सकता। कैश के जीएल से कभी रिसीवेबल मैप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिसीवेबल होता ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना जो ईवाई ने एम्बेड की हुई अपने मॉडल के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं डंप में डालता हूँ सारी चीजें, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, उसने मुझे एंट्रीज निकाल के दी। पता है क्या? उसने बोला कैश के अगेंस्ट में रिसीवेबल आया हुआ है, नहीं रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, मतलब इसका मतलब ये पता लगा कि सेल्स भी बुक हुई है, और वो भी किस पे बुक हुई है? रिसीवेबल पे, जो कि होनी नहीं चाहिए। और मसला ये कि फिर मेरा यहाँ से बात समझिएगा, फोकस के साथ बात समझिएगा, यहाँ से मेरा एक रिस्क और एलिवेट हुआ कि मेरी बैंक रिकंसिलिएशन भी आउट होगी, क्योंकि मैं अगर रिसीवेबल को कैश के अगेंस्ट में नॉक ऑफ कर रहा हूँ तो वो कैश तो कभी आने ही नहीं था, क्योंकि इदारा कभी भी क्रेडिट सेल करता ही नहीं है। तो ये रिस्क मुझे क्या डायरेक्टली पता लग गया? कैश भी गलत रिकॉर्ड किया हुआ ना। देखो भाई, एक एंट्री बनाने में तुम्हारा क्या जाता? सुनो, रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट, असल में तो नहीं है ना, असल में तो नहीं है ना। फिर वो तुम एग्जिस्टेंस काउंट करते हो, वो तो जाके चेक करते हो ना कितनी एंट्रीज पड़ी होंगी साल में कि उसने मिल मिला के इक्वल कर दिया हो। तुम्हारा सवाल यही है ना कि साल में तो लाखों एंट्री पड़ी होंगी कि आखिर में जाके क्या हो गया होगा? इक्वल हो गया होगा। पर मैं ये पकड़ूंगा कैसे चीज? जब मैं ऐसे मॉड्यूल्स यूज करूंगा। तो मैंने अपने उस सिस्टम को क्या इंस्ट्रक्शन दी, तुम लोग बताओगे आखिर बार? उस सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन दी ना मैंने कहा सिंपल, सेल्स कभी भी क्रेडिट पे नहीं होती है, कैश पे होती है। तो उसने कैश के अकाउंट को सेल से लिंक कर दिया, रिसीवेबल के अकाउंट को लिंक ही नहीं किया, क्योंकि वो कह रहा है रिसीवेबल का अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब उसने एनॉमलीज देखी तो मुझे सारी एंट्रीज ला के दे दी, 15 20 25 एंट्रीज ला के दे दी। मैंने कहा भाईजान ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क एलिवेट होता है? यस। तो मैं बता रहा हूँ ये मॉड्यूल्स यूज होते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, देखो अगेन वही बात, हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ रिवर्स करा दो भाई। मकसद क्या है कि मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, किसकी वजह से? फ्रॉड की वजह से। तो आप पंचायत ही तो ये कर रहे हो ना। और ये मुझे पता लग गया, पर पता कैसे लगा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, एनवायरमेंट से, या जेई टेस्टिंग से। पर ये जो जेई टेस्टिंग बता रहा था मैं, ये मैं हाई लेवल की बता रहा हूँ जिसमें अकाउंट्स की मैपिंग होती है। क्लैरिटी है? पक्की बात है? तो सारी जगहों पर टेस्ट करोगे ना ये।
तुम्हें कौन कह रहा है एक जगह पे टेस्ट करो? क्या तुम सेल्स पे करोगे, एक्सपेंसेस पे भी करोगे? एक्सपेंसेस पे भी करोगे ना, तो भाई ऐसे हर जगह होगा, ये पीपी के मॉड्यूल पे होगा, हर जगह होगा। क्लियर है? 100% करता सॉफ्टवेयर। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट किया और फिर एक एंट्री बना दी रिसीवेबल कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। मैंने बोला कि भाईजान रिसीवेबल क्रिएट ही नहीं हो सकता तो रिवर्स कैसे हो रहा है? तो यहाँ से वो बात पकड़ में आ गई। या तो वो फिर मुझे बताएगा क्लाइंट कि भाई हमने एक्सेप्शनली कुछ लोगों को जाके दिया था, मैं बोलूँगा अप्रूवल दिखा दे। तो मैंने टारगेटेडली पहुँच गया। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड EYAI, जिसके अंदर में सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और इसका बहुत बड़ा पार्ट था इसका, क्योंकि हम जब मॉड्यूल्स बनवा रहे थे ये, तो उसमें बताना होता है कि भाई ये मैपिंग ऐसे होती है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो पूरी मैपिंग है उसमें। तो जो तुम अभी ये लिख रहे हो ना, ये तो बड़े बाबा आजम के ज़माने के प्रोसीजर्स हैं। ये तुम्हारे आयजा में भी ये लिखे हैं, पर EY से कहीं आगे है। टेक्नोलॉजी में और भी फर्म्स आगे होंगी, बाकी भी कर रहे होंगे, पर मैंने तो अब तक ये देखा EY में। सही है ना? तो ये तो तुम्हारे पेपर के लिए है ना, और जो तुम्हें एग्जाम्पल दी वो भी तुम लिख सकते हो। अगेन लिखना तब वो एग्जाम्पल जब समझा पाओ। वैसे पता है, तू बोले कि देयर वाज सेल्स बट देयर वाज नो रिसीवेबल, आगे समझ ले। सही है? पहले बताओ जानी, जेईई टेस्टिंग तक क्लियर है? इसको यहाँ तक रखते हैं, बाकी फिर अच्छा अगली क्लास में यहाँ तक रिवाइज करके ना, अगली क्लास में हम फ्रॉड की प्रैक्टिस भी करेंगे, और कल की क्लास में हम फिर आईडी भी शुरू करेंगे। कल क्लास है जानी, कल आईडी करना है हमें। सही है जी, चलो मिलते हैं। हाफिज़। नहीं सुबह नहीं है कल, नींद यहाँ पे आजा, पूरी करा देंगे तेरी। चलें कर लेते हैं। ओके, हाफिज़।